क्या क्या देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा हो, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का एक अगर इक्वेशन लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म की तरह अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली हमने क्या देखा था, आर वेक्टर, सिंपली हमने क्या देखा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस फॉर, आई होप सो फॉर्मुला तो याद होगा, बस हमें फॉर्मुला हम याद रखना है, बस काम नहीं पड़ जाएगा। जो ये फॉर्मुला है ना, ये जो फॉर्मुला है बेसिकली हमें बस ये पता होना चाहिए ये कैसे डेराइव हुआ। तो अगर अच्छे से अगर नहीं भी पता, अगर समझ में अगर कहीं पे ऐसा लगे यार मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं है तो डेरिवेशन को मारो गोली, बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा होगा, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो सिंपली किसके बोला था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये बी वेक्टर ए बी सी, यहाँ पे क्या होता है मेरे पास ए बी सी बेसिकली वो पॉइंट्स होता है जहाँ से मेरे पास क्या होता है, जो प्लेन होता है वो पास कर रहा होता है, उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ए बी सी का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे जो आर वेक्टर होता है बेसिकली आर वेक्टर में क्या इंडिकेट करता है, जो भी मैंने पॉइंट को कंसिडर किया उसका मेरे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ये चलो ये बात तो ठीक है। और अगर मुझे इसी को कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मुझे सिंपली लिखना है तो मैं ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 लिख दो। उसके बाद हमें क्या करना है, x1 एज इट इज कॉपी पेस्ट, y1 y1 z1 एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, फिर बच गया क्या x2, फिर x3 y2 y3 z2 z3 लिख दिया, काम खत्म। तो फॉर्मुला एकदम सिंपल, अगर कभी भूल जाना तो कोशिश करना एक बार याद करना है कि अच्छे से याद आ जाए। मैंने डेरिवेशन इसलिए बता दिया कि अगर बाई चांस अगर फॉर्मुला अगर दिमाग से रिमूव हो गया तो हम डेरिवेशन डराइव करके फटाफट फॉर्मुला निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सारे फॉर्मुला अच्छे से लर्न होना चाहिए और कैसे उसका यूज करता है, उसका क्या क्या मीनिंग होता है, ये सारा पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमें सिंपली आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर मैंने ये पता हो गया, ये नहीं पता कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है क्या। तो यही कंफ्यूजन वाली बात है यार, फॉर्मुला देख लिया और पता ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या है तो किस काम का फॉर्मुला। इसलिए बोल रहा हूं कि सारे पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो हम देखते हैं उस फॉर्मुले को हमें कैसे अप्लाई करना है वो हम देखने वाले, ठीक है। तो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन को जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्वेश्चन मैंने पूरा एक एक इन्फॉर्मेशन दिया है, बस हमें क्या करना है उसे कलेक्ट करना होता है और क्या करना है फॉर्म में पुट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3D के अंदर जो मेरा प्लेन टॉपिक है ना, प्लेन टॉपिक के फॉर्म में बहुत छोटे छोटे होते हैं, फॉर्म में एकदम सिंपल होते हैं। बस हमें करना क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है सिंपल उसको देखना और क्या करना है फॉर्म के अंदर पुट करना है। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज में घुमा सकते हैं, फॉर्मुला एकदम सिंपल होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, लेट अस से मैं पॉइंट लेता हूँ, क्या माने चलो ABC या फिर कुछ और ले लेते, चलो R लेता हूँ या फिर चलो R ले लिया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, लेट अस से एक पॉइंट गिवन है 2, 2, -1, लेटर से S दे देता हूँ, एक गिवन है 3, 4, 2 एंड लेटर से क्या माना, चलो Z मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं यार। लेटर से Z गिवन है 7, 0, 6 एंड ऑल्सो मैं बोल रहा हूँ उसको कार्टेशियन इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर दे, ऑल्सो रिड्यूस इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये मेरे पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को देख के समझना ये रियलिटी में वो कहीं क्वेश्चन में नहीं गिवन हुआ कि 3 पॉइंट से बेसिकली पास करा, हमें खुद से यहाँ पे अप्रोच लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ यार क्या मेरे पास प्लेन 3 पॉइंट से पास करा है फिर नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मुझे बोला मेरे पास कोई एक प्लेन है कि हमें क्या निकाला, वेक्टर इक्वेशन निकाला, एज इट इज मुझे क्या करना है कार्टेशियन इक्वेशन दोनों मुझे बताना है यहाँ पे और कार्टेशियन दोनों बताना। सबसे पहले डायग्राम, कभी भी प्लेन का क्वेश्चन हो डायग्राम बना, रफली भले ही छोटा सा बेकार भी डायग्राम बना बट रफ में साइड में डायग्राम जरूर बना। सबसे पहले क्या फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, एक तो मेरे पास R पॉइंट है, दूसरा मेरे पास S है, तीसरा मेरे पास Z है, मीन 3 पॉइंट से क्या करा है बेसिकली पास करा। यार 3 पॉइंट से अगर बेसिकली प्लेन अगर पास करा होता है ये तो ये मुझे कैसे पता चला ये 3 पॉइंट से पास करा, मैंने बोला देख क्वेश्चन को ध्यान से, बट क्या बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू R S Z। तेरे पास 3 पॉइंट, एक तो R से भी पास करा, एक तो S से भी पास करा और क्या Z से पास करा। अगर 3 पॉइंट से अगर बेसिकली पास करा तो किस टाइप का फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से अगर पास हो रहा होता है, इन दैट केस इसका इक्वेशन क्या होता है, एक तो तुझे वेक्टर फॉर्म बताना है और क्या करना है कार्टेशियन फॉर्म बताना है। तो आई होप सो समझ में आ गई कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई प्लेन, सॉरी एक्सिस है x, ये y एंड ये क्या z एक्सिस है। बेसिकली कोई भी मेरे पास कैसा भी कोई प्लेन है वो लेटर से मेरे पास 3 पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है। पहला पॉइंट है R, दूसरा पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं जहां मन कर, लेटर से यहाँ ले लिया S और एक को पॉइंट को मैं यहाँ लेता हूँ लेटर से, ये तीनों एक लाइन में नहीं अलग अलग है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या Z है, R है Z, मीन्स मेरे पास 3 पॉइंट से क्या कर रहा है बेसिकली मेरे पास प्लेन पास कर रहा है। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, R का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 2, -1, S का Z का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है लेटर से 7, 0, 6, S का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 4 गिवन है यहाँ पे 3, 4, 2। अब तुम्हारा मेरा मन की R Z ऐसे बना दे। अब मेरा मन करे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मेरा मन करता मैंने यहाँ पे पहले R लेता, फिर यहाँ मेरा मन करता मैं S लेता, फिर Z, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट को रख सकता। बट हमें बस इतना समझना मेरे पास कोई प्लेन है किसी 3 पॉइंट से लेटर से क्या करे पास करे, उस 3 पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 2, -1, 7, 0, 6, 3, 4, 2 मुझे यहाँ पे तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। मुझे सबसे पहले मुझे वेक्टर इक्वेशन बताना था। अगर मुझे पता है कि अगर कोई भी प्लेन अगर मेरे पास 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा होता है, इन दैट केस अगर मुझे उस लाइन का उस प्लेन का अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखना होता है तो सिंपली किसके इक्वल होता है, याद करो फटाफट, अभी जस्ट हम पढ़ के आए। देखो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। देखो फिर बोल के, अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा होता है, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना तो सिंपली किसके होता है वेक्टर इक्वेशन अगर मुझे लिखना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस A वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 0। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। अब मन में ये क्वेश्चन अरेज होना चाहिए, यार एबीसी तो मेरे पास गिवन ही नहीं है। मैंने बोला गिवन है, ध्यान से देख, नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला तूने लिख दिया। उसके बाद मेरे मन में ये क्वेश्चन है, यार एबीसी वहाँ पे क्या इंडिकेट करा था। एबीसी मेरे को बेसिकली जो भी मेरे पास पॉइंट्स होते थे उसका मुझे पोजीशन वेक्टर बताता। मैंने बोला बिल्कुल सही, लेकिन यार यहाँ पे मुझे आर जेड एस मेरे को कोई 3 पॉइंट गिवन है, लेकिन मेरे को यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर तो मुझे गिवन है। ये सिंपली मुझे नॉर्मल कोऑर्डिनेट 2,2,-1 7,06, ये तो एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे वेक्टर के फॉर्म में अगर डालना है तो सिंपली क्या करूँगा, मैंने आर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 2i कैप प्लस कितना हो गया 2j कैप माइनस कितना हो गया k कैप। सिमिलरली मैंने एस वेक्टर को कन्वर्ट किया, लेटेस्ट ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस कितना हो गया 2k कैप। फिर सिमिलरली मैंने z को कन्वर्ट किया वेक्टर फॉर्म में, कितना हो गया 7i कैप प्लस 0 इंटू लिखे देते हैं 0j कैप प्लस कितना हो गया मेरे पास 6k कैप। ये हो गया मेरे पास सिंपली। अब मुझे पता है यहाँ पे एबीसी बेसिकली क्या होता था। ए बी सी यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है। देखो अगर मेरे पास, मैंने क्यों इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ये चाहता अगर मैं तुमको सिंपली अगर मैं नॉर्मल एक्स वाई जेड मैथमेटिकल वाला देता एक्स वाई जेड के टर्म में, और मैं यहाँ पे फॉर्म में क्या पुट करना मुझे, यार यहाँ पे एबीसी क्या होता था, पोजीशन वेक्टर होता था। लेकिन मेरे पास यहाँ पे आर जेड एस मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट है, उसके मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 2,2 माइनस तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। मैंने इसको सिंपली वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यार मुझे यहाँ पे एबीसी क्या होता क्या था, एबीसी बेसिकली होता था तीनों अपने अपने पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली आर का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना, सिंपली क्या करूंगा, ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया लेटर से ए, फिर सिंपली इसको ज्वाइन करूंगा, इसका लेटर से मान लिया बी वेक्टर, सिंपली इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, इसको मान लिया सी वेक्टर। तो सिंपली मेरे पास ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर और ये हो गया सिंपली सी वेक्टर। हमें कुछ भी नहीं करना, देखो एकदम सिंपल सा, जो भी मेरे को पॉइंट गिवन उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा सिंपली, और मैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, वही क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा। सिंपली बी इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये बेसिकली बी वेक्टर मेरे पास देखा, सिंपली इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये क्या होगा सी वेक्टर देखा। मन में ये क्वेश्चन जरूर एड होगा कि इसने ए बी सी इसे क्यों दिया। मेरा मन करता था मैं इसे दूँ, मैंने बोला बिल्कुल दे सकता है। मेरा मन किया मैंने इसको सी दूँ, मेरा मन करे मैं इसे बी दूँ, मैं किसी को भी दे सकता था, अपने ऊपर टोटली चॉइस है। तेरा मन कर इसको ए मान, तेरा मन कर इसको बी, किसी को भी ए बी सी मान सकता है, वो हमारे ऊपर टोटली चॉइस है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर वो नॉर्मल फॉर्म में अगर मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल अगर वो नॉर्मल मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन हो, एक्स वाई जेड मुझे गिवन हो, तो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेक्टर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करूँगा, मेरे क्वेश्चन वाला क्या मान रहा है, मुझे क्वेश्चन वाला मान रहा है वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन तो मान रहा है नो डाउट, तो सिंपली मैं वहाँ पे तो एक्स वाई जेड पुट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब वेक्टर इक्वेशन के अंदर अगर मैं पुट करूँगा तो सिंपली यहाँ पे ए बी सी बेसिकली क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। वेक्टर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे ए बी सी क्या होता था, याद करो ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता था, हमारे पास पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा होता था। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर किसी का भी लाइन का चाहिए होता है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, पोजीशन वेक्टर हमें क्या इंडिकेट करता है, ओरिजिन से अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस लाइन का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। पोजीशन वेक्टर होता क्या रियलिटी में, हमें पोजीशन वेक्टर ये बताता है, और ये हम वेक्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत बार हमने, अब तो इतने टाइम से हमने रिपीट कर लिया कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये सब ऑलरेडी दिमाग में फिट हो गया होगा। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को अगर मुझे पता करना है कि कहाँ पे लोकेटेड है ओरिजिन से, तो सिंपली हमें कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है। सबसे पहले मैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, सबका मुझे पोजीशन ए बी सी मुझे मिल गया, इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो सिंपली आर वेक्टर, ये क्वेश्चन जरूर, अगर ये क्वेश्चन आरिज होगा ना मन में कि यार ए बी सी इसे ही क्यों माना, मेरा मन करे मैं इसे ए मानूं, मेरा मन करे इसे बी मानूं, इसको सी मानूं, मेरा मन करे इसे सी मानूं, इसको बी मानूं, और इसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ, अपने ऊपर टोटली चॉइस होता है। लेकिन अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन हो, सबसे पहले मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, सारे का पोजीशन वेक्टर निकालूँ। कैसे पोजीशन वेक्टर निकालूँ, सिंपली ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सिंपली इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा, दिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सिंपली इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा, मेरे को इस पॉइंट का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर हमें मिल गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक एक करके फॉर्मूला पुट कर देते हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर मैंने क्या माना था, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के, एकदम सिंपल होता है, बस हमें फॉर्मुला याद होना चाहिए और क्या फॉर्मुले का मीनिंग क्या होता है, बस हमें इतना पता होना चाहिए। बस सिंपली उसका फॉर्मुला पुट करना होता है, सॉल्व करना होता है, काम नहीं पड़ गया। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व, ये पुट कर दिया डॉट। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है, बेसिकली देखो यहाँ पे बी वेक्टर सब कर दिया, लिख देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मुला पुट करता है, बी वेक्टर मेरे पास क्या था, मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आने वाला है, प्लस 2k कैप माइनस ए वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आई होप सो दिखाई दे रहा है। देन मेरे पास क्या था, मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ से और कंटिन्यू कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय कितना था, सी वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट था, 7i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस कितना था 6k कैप, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे ए वेक्टर मेरे पास क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना 6 माइनस k कैप। सिंपली अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, बेसिकली ये हो गया मेरे पास यहाँ से आर वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो एज इट इज़ रहा डॉट। मुझे सिंपली यहाँ पे पता है कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, मेरे पास एज इट इज़ रहा। ये मेरे पास माइनस था, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कितना हो गया माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस कितना हो गया प्लस k कैप। चलो ये काम तो निपट गया, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई। अब सिंपली इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास तो एज इट इज़ रहा 7i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 6k कैप। अब अगर मैं
और ये ब्रैकेट क्लोज किया, और मैं इसको माइनस को अगर ओपन कर दूँ तो कितना हो गया 2 आई कैप माइनस कितना हो गया 2 जे कैप माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के कैप हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दे। सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं लाइक टर्म्स को साथ में लाऊंगा सबसे पहले, तो वही हो गया आर वेक्टर माइनस कितना हो गया 2 आई कैप। बस थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन लेने दी जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो अगर इसको नहीं भी सॉल्व करना चाहो ना, तो अगर यहाँ तक भी अगर मैंने लिख दिया तो फॉर एग्जांपल फॉर्मूले के अंदर अगर मैं पुट कर दूँ, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो मैं सिंपली क्या करता, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता, आगे निकल जाता। लेकिन यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, फटाफट पूरा यहाँ पे फॉर्मूले पुट करना है, फिर क्या करना है वही हमें प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको आंसर निकालना होगा। तो सिंपली यहाँ पे पुट करके उसके बाद मैं क्या करूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना, लाइक टर्म्स को साथ में किया, तो ये हो गया 3 आई कैप, इसका लाइक टर्म्स को ना -2 आई कैप, ये प्लस 4 जे कैप। इसलिए मैंने बोला था वेक्टर अगर ध्यान से अच्छे से आता होगा ना, आई होप से वेक्टर तो हमें आता है ध्यान से, इसलिए क्या होगा हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अगर वेक्टर हमें नहीं आ रहा होता ना 3D में वाट लग जाता है पूरा, समझ ही नहीं आता है आई कैप जी कैप क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है पोजीशन वेक्टर में, ये सब बहुत, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने वेक्टर को ध्यान से हमने पढ़ा था, इसलिए हमें वेक्टर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास हो गया 4 जे कैप का भाई क्या है -2 जे कैप, प्लस कितना हो गया 2 के कैप, ये मेरे पास हो गया के कैप क्रॉस, और ये यहाँ पे 7 आई कैप, इसका भाई कौन गया 2 आई कैप, प्लस 0 इंटू जे कैप, इसका भाई कौन है -2 जे कैप, सिंपली इसका 6 के कैप, इसका लाइक टर्म कौन है मेरे पास के कैप। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डॉट 3 आई कैप -2 आई कैप करूँगा कितना हो गया आई कैप, 4 जे कैप -2 जे कैप किया कितना हो गया 2 जे कैप, 2 + 1 कितना हो गया 3 के कैप। आई होप से एडिशन अब तो ये समझ में आ रहा होगा ना कैसे मैं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई है ये कितना है 7 आई कैप -2 करूँगा कितना हो गया 5 आई कैप, ये हो गया 0 -2 करूँगा तो सिंपल, अरे यार 0 -2 करूँगा कितना होता है -2 होता है, तो ये हो गया मेरे पास -2 जे कैप, 6 + 1 कितना हो गया 7 के कैप। फाइनली मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे चलो ये आर वेक्टर -2 आई कैप प्लस 2 जे का, ये तो मेरा नो डाउट सही है, लेकिन इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या है क्रॉस है, मीन्स इन दोनों वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। यार क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, देखो बीच में क्या लगा हुआ मल्टीप्लाई, लेकिन वेक्टर में हम मल्टीप्लाई नहीं बोलते, वेक्टर में हम क्या बोलते हैं, अगर ए ये गिवन हो तो क्या हम इसे ए मल्टीप्लाई बाय बी बोलेंगे, नहीं वेक्टर में हम क्या बोलते हैं ए क्रॉस बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे ए क्रॉस बी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो अब मुझे क्या करना, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। यार क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के सिंपली इसको कुछ मान लिया, लेटेस्ट इसको मान लिया मैंने, कुछ भी मान सकते हैं लेटेस्ट, ये हम इसे क्या माना था हमने इसको, ये मेरे पास क्या था बी वेक्टर था, नो डाउट ये हमारे पास बी वेक्टर था, कुछ भी मान लिया यार, जो मन करे उसे मान सकते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट माने जो अच्छा लगे। लेटर से मैं मानना चाहूँगा क्या माने लेटर से चलो टी वेक्टर, ये मेरे पास टी वेक्टर है, एंड इसको मान लेते हैं क्या मानना चाहिए, लेटर से चलो डी वेक्टर। अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है, टी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर मुझे निकालना है। यार टी क्रॉस डी मान सिंपली कोई भी एक अल्फाबेट मान लो उसको, और इसको कोई भी अल्फाबेट मान लो, दोनों का अल्फाबेट निकाला, मुझे टी क्रॉस डी निकालना है। यार दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, तो मैंने बोला अभी याद कर फटाफट, अगर कभी भी मुझे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना होता तो सिंपली मैं क्या करता हूँ आई कैप जे कैप के कैप लिखता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल से। उसके बाद क्या करता था, आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, के कैप का कोफिशिएंट कितना है 3, फिर अपना डी वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 5, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है -2, के कैप का कोफिशिएंट कितना है 7, दैट्स इट। यार ये क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं। मैंने बोला अगर कभी भी तुझे ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर कभी भी निकालना होता तो याद कर क्या करता था, आई कैप जे कैप के कैप करता था, आई कैप जे कैप के कैप, और सिंपली आई ए वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप क्वेश्चन, फिर बी वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप क्वेश्चन, वही मैंने यहाँ पे पुट किया। मैंने क्या किया, टी क्रॉस डी मुझे निकालना, सिंपली इसको कुछ मान लिया टी, एंड इसको लेटर से कुछ भी मान लिया डी। टी क्रॉस अगर मैं डी करता हूँ तो सिंपली मुझे पता आई कैप जे कैप के क्रॉस प्रोडक्ट अगर कभी भी मुझे निकालना तो ये डिटरमाइंट का सिंबल आई कैप जे कैप के कैप, फिर मैं क्या करता हूँ टी वेक्टर का आई कैप का क्वेश्चन कितना है 1, जे कैप का क्वेश्चन कितना है 2, के कैप का क्वेश्चन कितना है 3। सिमिलरली उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास डी वेक्टर है ना उसका आई कैप का क्वेश्चन कितना है 5, जे कैप का क्वेश्चन -2, के कैप का क्वेश्चन कितना है 7, सिंपली लिख दिया। हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ तक हमने सॉल्व किया प्लस माइनस वगैरह करने का, जब लास्ट में ये बचता है इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सिंपली मुझे क्या इक्वल टू 0 लगाना भूल गया था मैं, इक्वल टू 0, ठीक है ये पॉइंट याद रखना। आगे इक्वल टू 0 करना है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, स्पेस कम था, इक्वल टू 0 करते जाना, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल टू 0 पता चला, इक्वल टू 0 तो लगाए नहीं, इक्वल टू 0 हम करते जाना। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यार डिटरमाइंट को कैसे सॉल्व किया जाए, सिंपली किसी को भी कोई भी एक रो को पिकअप कर लेते। मैंने क्या किया, R1 को सेलेक्ट कर लिया, लेटर से मैंने R1 को सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, आई कैप इसका कॉलम इसका रो डिलीट हो गया। अब तो फटाफट इसको देखते ही डिटरमाइंट पता चल जाता है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सिंपली हो गया मेरे पास 2 × 7 -2 × 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस कितना हो गया जे कैप, माइनस लगाया फिर क्या हुआ जे कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 1 × 7 -5 × 3 दैट्स इट, फिर ब्रैकेट क्लोज, बचा कितना प्लस, फिर क्या हुआ के कैप वो कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 1 × -2 -5 × 2 दैट्स इट। सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप 7 × 2 14, ये कितना हो गया -2 × 3 -6, माइनस कितना हो गया +6, ये हो गया माइनस जे कैप। 1 × 7 कितना हो गया 7, 5 × 3 कितना हो गया 15, ये कितना हो गया प्लस के कैप -2, ये कितना हो गया -10। इसको सॉल्व करूंगा कितना हो गया 14 + 6 कितना हो गया 21, तो ये फाइनली मेरे पास हो गया 21 आई कैप। इसको सॉल्व किया, ये हो गया -15 -7 बेसिकली करूंगा तो मेरे पास कितना 15 में फटाफट बताओ -8,
तो माइनस माइनस कितना हो गया +8, तो ये हो गया +8 जे कैप। अब इसकी बारी, -2 - 10 कितना हो गया -12, और ये कितना है मेरे पास प्लस के कैप, -12 इंटू के कैप करूँगा तो कितना आ गया फाइनली मेरे पास -12 के कैप। तो ये मेरे पास टी क्रॉस डी वेक्टर का वैल्यू आ गया कितना 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप -12 के। सिंपली इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन हो गया आर वेक्टर -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसको हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जो ये होता है ना स्टार्टिंग वाले से नहीं, बाकी जो पीछे पर बचता है ना बस उसे टर्म को सिंप्लीफाई करना डॉट। अब मुझे सिंपली पता है इसको जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया टी क्रॉस डी का तो मेरे पास क्या वैल्यू आया 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 8 21 आई कैप सॉरी प्लस 8 जे कैप माइनस कितना आ गया 12 के कैप इक्वल टू कितना हो गया 0। दैट्स इट। ये हमारे पास क्या हो गया फाइनली इक्वेशन हो गया 14 + 6 कितना होता है 20 होता है ना यार, मैं भी क्या 20, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देना। ये हो गया मेरे पास 14 + 6 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप इक्वल 0। लेकिन इसके आगे भी अगर मन करे यहाँ तो ठीक है यार, मैंने देखो ये कैसे पुट किया, मैंने इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन इसके आगे यहाँ पे डॉट लगा हुआ, क्या मुझे डॉट आगे भी सॉल्व करना चाहिए? मैंने बोला ठीक है और आगे सॉल्व कर ले, यहाँ पे बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा डॉट इन दोनों के बीच में क्या लगा डॉट प्रोडक्ट लगा। चलो इसको आगे भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हो तो फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कैसा बनेगा वो आप हमें यहाँ पे देखना। इसके आगे भी मैं सॉल्व कर सकता था बट हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ तक कर दिया फाइनली। ये हमारा फाइनली क्या हो गया इक्वेशन हमारे पास आ गया कि अगर मेरे पास कभी भी कोई इक्वेशन अगर प्लेन अगर 3 पॉइंट्स अगर मेरे पास कर रहा होगा इन दैट केस उस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा आर वेक्टर -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को डील किया, कैसे सॉल्व किया गया। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा बस यहाँ पे याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये हमें ऑलरेडी पता है, फिर सिंपली प्लस माइनस वगैरह किया यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया वही। लेकिन यहाँ पे चलो वेक्टर फॉर्म में तो हो गया। अब यार क्वेश्चन वाला बोल रहा है ऑल्सो रिड्यूस इन कार्टेशियन फॉर्म। यार कार्टेशियन फॉर्म में भी मुझे इसको चेंज करना होगा, कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपली देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपली मुझे क्या फॉर्मुला पता है, अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन अगर मुझे लिखना है इस प्लेन का तो सिंपली मुझे फॉर्मुला क्या पता देखना ध्यान से, x - x1 लिखा, y - y1 लिखा, फिर क्या होता है z - z1। उसका तो ट्रिक क्या होता था, जो ये गिवन है यहाँ पे -x1 यहाँ पे -y1 यहाँ पे -z1 इसके बाद सिंपली क्या करना है यहाँ पे x2 ये x3 ये मेरे पास हो गया y2 ये हो गया y3 ये हो गया मेरे पास z2 और ये हो गया मेरे पास z3। तो फाइनली अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन अगर मुझे लिखना है कोई भी प्लेन का अगर पास कर रहा होगा 3 पॉइंट, अगर कोई भी प्लेन किसी 3 पॉइंट से पास कर रहा होता है इन दैट केस अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो ये मेरे पास होता है। लेकिन यहाँ पे x1 y1 z1 है क्या, x2 y2 z2 क्या, मैंने बता दो याद कर कार्टेशियन इक्वेशन जब मैंने यहाँ पे लिखाया था तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि एक्स वाई जेड बेसिकली क्या है मेरे पास जो भी पॉइंट को कंसीडर करा उसका मेरे पास कोऑर्डिनेट है। लेकिन x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 मेरे पास क्या होता है बेसिकली जो भी 3 पॉइंट जो जिस भी 3 पॉइंट से मेरे पास पास कर रहा होता है उसका मेरे पास क्या होता है कोऑर्डिनेट क्या होता है x ये उसके क्या होता है कोऑर्डिनेट्स होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आया यार ये बात तो मुझे पता है कि एक्स वाई जेड क्या होता है जो भी मेरे पास पॉइंट को कंसीडर करूँगा उसका मेरे पास कोऑर्डिनेट होता है, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे गिवन है जो मेरे पास प्लेन है, जो मेरा प्लेन है लेटर से कैसा भी प्लेन बना लो, ये मेरे पास जो प्लेन है वो किसी 3 पॉइंट से पास कर लेते हैं, उसका नाम माना था आर, दूसरे का नाम क्या था ये कुछ भी मान लिया यार आर डी ई कुछ भी मान लिया मैंने, ये मान लिया। सिंपली मुझे आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन था, देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन था 2,2,2,2,1 डी पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन था 3,4,2 एंड लेटर से ई पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन था। लेटर से क्या माना था क्वेश्चन में आर एस जेड माना था, तो ये एस और जो क्वेश्चन वाले ने गिवन है तो हम मान लेते हैं वही आर एस जेड। जेड मेरे पास गिवन है 7,0,6 ये मेरे पास 3 पॉइंट गिवन है। अब मुझे सिंपली पता है यहाँ एक्स वाई जेड क्या इंडिकेट करता है, जो भी मेरे पास जो प्लेन है जो भी पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ उसका कौन। लेकिन यहाँ पे मैं कोई चर्चा की बात है तो सिंपली उनको एक्स वाई जेड ऐसे रख दूंगा। हमने अभी तक जितना भी प्लेन में पढ़ा हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो मेरे पास जो भी पॉइंट को कंसिडर किया जाता है ना उसका कॉर्डिनेट हमें क्वेश्चन में कभी नहीं गिवन था, उसको हम एज इट इज शो ऑफ करने के लिए लिखते हैं। जैसे आर वेक्टर था यहाँ आर वेक्टर यहाँ पे भी एज इट इज रहा। आर वेक्टर क्या था बेसिकली जो भी मैं पॉइंट को कंसिडर करूँगा उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये भी एज इट इज रहा। फिर जो भी हमने क्वेश्चन कर रहे थे जो भी क्वेश्चन हमने देखा अभी तक जो भी पॉइंट को मुझे कंसिडर करना होता है उसके कॉर्डिनेट में एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं लिखता नहीं सिंपली ऐसे शो ऑफ करने का होता है। तो ये एक्स वाई जेड तो चलो एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम क्या यार ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 मैं कैसे निकालूँ? तो मैंने बोला सिंपली कुछ मत कर, ये क्या होता क्या सबसे पहले तो ये बता x1 y1 z1 x2 y2 z2 x फिर मेरे पास z1 z2 z3 बेसिकली क्या होता है जो भी तेरे पॉइंट को जो भी तेरे पास जो प्लेन है जो 3 पॉइंट से बेसिकली पास करा उससे कॉर्डिनेट। तो सिंपली मैंने आर मेरे पास क्या गिवन है 2,2,-1 मेरे पास गिवन है दूसरा s इक्वल टू 3,4,2 एंड लेटर से z मुझे गिवन है 7,0,6 नामकरण कर देता हूँ। इसका नाम दे दिया x1 y1 z1, इसका नाम दे दिया x2 y2 z2, इसका नाम दे दिया x3 y3 z3 ले दिया ना। अब मेरे में एक डाउट आ गया, मैंने बोला नहीं मैं इसका नाम दूंगा x1, इसका नाम दूंगा अरे यार चल जा इसका नाम दूंगा x1 ये हो गया y1 ये हो गया z1, मैं इसको दूंगा x2 y2 z2। मैंने बोला जैसे वहाँ पे abc का चॉइस सेट की तू किसी को भी abc दे सकता है वैसे यहाँ पे x1 y1 z1 किसी को भी दे सकता है, x2 y2 z2 किसी को भी दे सकता है, x3 y3 z3 इन तीनों पॉइंट में से किसी को भी दे सकता है। मैंने बस यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ये नाम कर दिया, सिंपली यहाँ पे पुट कर दे। तो ये बेसिकली फॉर्मूला मेरे पास है x - x1 क्या माना था 2
पुट कर दिया, y माइनस y1 मेरे पास क्या था 2 एज इट इज, z माइनस z1 मेरे पास क्या था -1, तो ये -1 पुट कर दिया। देन मेरे पास x2 मेरे पास क्या प्रेजेंट था 3, माइनस x1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 2, यहाँ पे सिंपली सॉल्व करो। x3 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 7, मेरे पास x1 क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 2 एज इट इज, y2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 4, y1 क्या प्रेजेंट है मेरे पास -2, y1 क्या प्रेजेंट है 2, देन मेरे पास y3 क्या प्रेजेंट है 0, y1 क्या प्रेजेंट है 2 एज इट इज, z मेरे पास ये हो गया z, ये मेरे पास 2 है, z नहीं है, ये 2 है, पता चला इसको z मानने 2 है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या था z2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, वेरी z2 2 माइनस z1 क्या प्रेजेंट है -1 एज इट इज, z3 मेरे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 6 माइनस z1 क्या प्रेजेंट है मेरे पास -1, तो फाइनली इक्वल टू मेरे पास 0 लगाना तो भूल ही गया मैं, इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 0 भी होता है। सिंपली जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास हो गया, सॉल्व नहीं करना ऐसे ही लिख देना, x-2 कितना हो गया, y-2 कितना हो गया -+2, ये हो गया 3-2, ये हो गया बेसिकली 3-2 करूँगा कितना हो गया 1 हो गया, 4-2 करूँगा कितना हो गया 2 हो गया, ये बेसिकली कितना हो गया यहाँ से 2 माइनस कितना हो गया +1, 2 + 1 कितना हो गया 3, बेसिकली 7-2 कितना हो गया 5, 0-2 कितना हो गया -2, ये बेसिकली 6 माइनस कितना हो गया प्लस, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, तो फाइनली ये मेरे पास आ गया डिटरमिनेंट इक्वल्स 0। अब हमें सिंपली क्या करना है, R1 को सेलेक्ट करूँगा, डिटरमिनेंट को ओपन कर दूंगा, तो लेटर से मैंने R1 को सेलेक्ट किया, R1 को सेलेक्ट करता हूँ, तो लेटर से x-2, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा मेरे पास कितना 2 × 7 -2 × 3, चलो इसका ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगा बीच में, ये हो गया y-2, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ एज इट इज, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास 1 × 7 -3 × 5, चलो ये हो गया प्लस, अब यहाँ पे कितना हो गया z+1, कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट को सिंपली हमें सॉल्व करना होता है, आगे बढ़ जाना, z+1, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 1 × -2 माइनस कितना हो गया 5 × 2, तो फाइनली इसको सॉल्व कर दिया, हो गया मेरे पास x-2, ये हो गया 7 × 14, ये हो गया मेरे पास -6 प्लस कितना हो गया 6, ये हो गया माइनस, ये हो गया -y माइनस कितना हो गया +2, ये बेसिकली हो गया मेरे पास 1 × 7 -15 ब्रैकेट क्लोज, z+1 एज इट इज, ये हो गया मेरे पास ये कितना था मेरे पास z 1 × -2, तो ये हो गया मेरे पास -2, ये हो गया -10, फाइनली इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास x-2, 14 + 6 कितना हो गया 20, ये हो गया मेरे पास -y+2 एज इट इज़, यहाँ पे 7 में से 15 चला गया, बेसिकली बचा कितना मेरे पास -8, यहाँ हो गया मेरे पास प्लस z+1 -2 -10 कितना हो गया -12, तो फाइनल इक्वल टू 0, अरे यार इक्वल टू 0 लगाना क्यों बोल जाता हूँ, इक्वल टू 0 मेरे पास है। अब फाइनली इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो गया, एक बार तो ये x क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 20x, ये मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया -40, अब सिंपली इसके बाद एक बार तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया -y × -8 कितना हो गया +8y, ये कितना हो गया मेरा 2 × -8 कितना हो गया -16, अब इसकी बारी z × 12 करूँगा कितना हो गया मेरा -12z, ये कितना हो गया -12 इक्वल टू 0, तो फाइनली अब इसको लाइक टर्म्स को साथ में करते ये हो गया 20x + 8y -12z, इसको साथ में किया -40 -16 और ये -12, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ माइनस कितना होता है प्लस, तो 40 + 16 कितना होगा 56 -56 -12 करो 6 2 8 5 + 1 कितना 7 -78 इक्वल टू कितना होगा 0, तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो गया 20x + 8y -12z इक्वल टू 78, दैट्स आवर कार्टेशियन इक्वेशन, दैट्स इट, एकदम सिंपल सा। चेक कर लेना एक बार, फोकस हो एक बार इसको क्रॉस चेक करना क्या ये आंसर सही है फिर नहीं, एग्जाम में बट हमें क्या करना होता है सिंपली इसके अंदर पुट करना होता है, इसका एक बार वैल्यू पुट किया और डिटरमिनेंट को ओपन किया सॉल्व कर, दैट्स इट। ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम रेयर केसेस होता है कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी दे दे, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई 3 पॉइंट्स अगर बेसिकली कोई प्लेन अगर पास करा होता है, इन दैट केस अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखना पड़ता है, इसके आगे मैं नहीं भी सॉल्व करा तो भी काम बन जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। कभी भी एग्जाम में है तो हमें पूरा प्रॉपर क्या करना सॉल्व करना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, अगर प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो देख लेना ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया अगर मेरे पास कभी भी कैसे उसको अप्लाई करता है, अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन अगर किसी 3 पॉइंट्स अगर बेसिकली पास करा होता है, इन दैट केस अगर मुझे प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखा जाता है ये हमें समझ में आ गया। चलो और कैसे उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना जाता है ये भी पता चाहिए, हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है प्रॉपर हमें वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसका क्या क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो अगर मान लो इस बार तो मैंने नॉर्मल दिया था, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देता कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल ऐसे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the points having position vector, passes through the points having position vector को शॉर्ट फॉर्म में pv लिख रहा हूँ, having position vector i cap plus j cap minus 2k cap comma 2i cap minus j cap plus k cap comma i cap plus 2j cap plus k cap। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर। मुझे क्या बोला, जिस मेरा जो प्लेन है जिस भी पॉइंट से पास करो उसका मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है। पहले पॉइंट का आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, दूसरे पॉइंट का दिस, तीसरे पॉइंट का दिस। मतलब जैसे ही मैंने ये देखा, देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि बेसिकली जो तेरा पॉइंट हो तीन, जो प्लेन है वो तीन पॉइंट से पास, नहीं, हमें खुद से अप्रोच लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। मेरे पास क्वेश्चन ये बोला है कि मेरे पास कोई प्लेन है, लेट अस सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, जैसा मन करे कोई भी डायग्राम कैसा भी शेप का प्लेन बना लिया। मुझे ये बोला जा रहा है कोई तीन मेरे पास फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इंडिकेट देने का, इंडिकेट क्या कर रहा है हमें, पोजीशन वेक्टर देने का सीधा सीधा मतलब मुझे ये बोला है कि मेरे पास कोई देखो एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, मुझे तीन तीन पॉइंट यहाँ पे गिरे। मींस जो मेरा प्लेन है वो किसी तीन पॉइंट से लेटर से कोई भी तीन पॉइंट उससे पास करा होगा, जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन आई कैप प्लस जे कैप दिस, टू आई कैप माइनस जे कैप, और ये आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप मुझे गिवन। पोजीशन वेक्टर देने का क्या मतलब, पोजीशन वेक्टर का मुझे देने का ये मतलब, सबसे पहले तो उसका नामकरण करूंगा। लेटर से इसका नाम ले लिया ए, इसका नाम दे दिया बी, दूसरे पॉइंट को, तीसरे पॉइंट लेटर से कोई यहाँ है सीधा, ये एक लाइन में नहीं, अलग अलग नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो अगर मुझे तीन पॉइंट बेसिकली दिया गिवन और मेरे पास क्या हो रहा है, प्लेन इस पॉइंट से पास करो और मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो सिंपली मैं ये बोलूंगा कि नहीं एबीसी लेना, तो गलत बात हो जाए क्योंकि वहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा। लेटर से इसको नाम देता हूँ मैं, क्या नाम, एक्स, इसका नाम ले लिया y, एंड इसका नाम ले लिया लेटर से एक्स वाई जेड ले लिया, कोई भी तीन पॉइंट। अब मुझे सिंपली पता है कि इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, इसको अगेन ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, इसको अगेन ओरिजिन से, तीन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया। मुझे इन तीनों पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है। मींस एक्स का मुझे पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप प्लस जू जे कैप माइनस टू के कैप। वाई का मुझे पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, मुझे टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जेड का मुझे क्या पोजीशन वेक्टर गिवन है, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप मुझे गिवन है। यार ये क्या पोजीशन वेक्टर देने का क्या मतलब हो रहा है, मींस जो तेरा एक्स पॉइंट है और वाई पॉइंट और जेड पॉइंट है, उस पॉइंट का अगर ओरिजिन से कहाँ कैसे ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर देने का क्या मतलब है। सीधे सीधे मुझे इतना पता चला ओरिजिन से उस पॉइंट का कहाँ पे पोजीशन होगा वो हमें कौन इंडिकेट करता है, पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करता है। मींस एक्स का पोजीशन वेक्टर गिवन है, वाई का गिवन है और जेड का भी गिवन है। इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है यार, प्रीवियस क्वेश्चन में ना मुझे सिंपल मैथ्स के कोऑर्डिनेट गिवन था, एक्स वाई जेड गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है यार, बेसिकली इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में जो मेरे पास यहाँ पे मैथ्स का कोऑर्डिनेट था वो सिंपल एक्स वाई जेड में गिवन था, यहाँ पे मुझे पोजीशन वेक्टर दे दिया। यार पोजीशन वेक्टर दे दिया, इससे कोई लफड़ा मैंने बोला और आसान हो गया थी। ले सब अगर तेरे को यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया, अगर मैथ्स का कोऑर्डिनेट गिवन होता था तो सिंपली उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता था। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन सिंपली तू उसे क्या करता था, फिर उसे फॉर्मूले के अंदर पुट करता था। बट यहाँ पे सिंपली क्या थी, तुझे पोजीशन वेक्टर और बेनिफिट हो गया एबीसी। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू मेरे को गिवन है। अब ये गिवन है, अब मुझे सिंपली एक्स वाई जेड का मुझे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मेरे पास फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन अगर तीन पॉइंट से बेसिकली पास कर रहा होता है, यार देखना कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन, अब पता है कैसे चलेगा यार, तीन पॉइंट से बेसिकली पास कर रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, एक दो तीन तीन पॉइंट गिवन है। तो यार कॉमन सेंस में ये लगा सकते हैं यार, तीन पॉइंट से अगर मेरा बेसिकली अगर प्लेन पास करा होगा और उस केस में मुझे इक्वेशन कैसे लिखना है, वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो अगर कोई प्लेन तीन पॉइंट से अगर पास करा होता है, इन दैट केस अगर मुझे उसका उस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना होता है तो क्या होता है, फॉर्मुला याद है फटाफट। यार फॉर्मुला भूलिए यार, ये क्या बात हो गया, फॉर्मुला याद होना चाहिए। अभी जस्ट मैं बता गया कि फॉर्मुला याद नहीं होगा और मीनिंग अगर फॉर्मुले का नहीं पता होगा ना, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। इसलिए बोला फॉर्मुला हमें एक एक पॉइंट हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर कोई भी प्लेन किसी तीन पॉइंट से अगर पास करा होगा, इन दैट केस उसका फॉर्मुला क्या होता है। मेरे पास वेक्टर इक्वेशन में और कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, फटाफट बताओ। मेरे पास होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अगर कुछ भी याद ना रहे ना एक ट्रिक बताता हूँ इसका भी, डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स 0। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना, आर बी और सी लिख दिया। सबसे पहले आर लिख देना, अरे यार ये चलना यार, आर लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर क्या सी, उसके भी उसके राइट हैंड साइड में माइनस से लगा दो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मींस मुझे यहाँ पे फॉर्मुला ये होता है कि अगर कोई प्लेन अगर किसी तीन पॉइंट से अगर पास करो, इन दैट केस ये फॉर्मुला होता है मेरे पास, अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखना है तो। अब यहाँ पे एबीसी क्या चलो यार, मुझे पता तीन पॉइंट मुझे गिवन। एबीसी यहाँ पे होता क्या था यार, एबीसी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता था। जो भी तेरे पास जो भी प्लेन जो तीन पॉइंट से पास कर होता है उसका मुझे क्या होता था, पोजीशन वेक्टर होता। मैंने बिल्कुल सही, तेरे पास तीन पॉइंट क्या प्रेजेंट है, मैंने बिल्कुल प्रेजेंट क्या है तेरे पास क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में और पोजीशन वेक्टर में गिवन है बिल्कुल। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ ने मुझे इन तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया। लेकिन यहाँ पे लफड़ा ये कि यार एबीसी किसे माने, मैंने बोला तो किसी इन तीनों में से किसी को भी एबीसी मान सकता है। लेटर से मैंने इसको ए मान लिया, मैंने इसको बी मान लिया एंड लेटर से इसको मैंने सी मान लिया। क्यों यार एबीसी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है, इसलिए मेरे पास एक स्टेप बचा है। कि अगर सिंपल मैथ्स के कोऑर्डिनेट गिवन होता तो मैं सिंपली क्या करता, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपली जब मुझे फॉर्मूले के अंदर पुट करना था तो सिंपली मुझे उस केस में भी क्या करना पड़ता, सिंपली ए बी सी तो मानना ही पड़ता। तो मैंने इसको ए बी सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लिया। अब मेरा मन क्या है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको ए मानूंगा और मैं इसको सी मानूंगा, इसको बी। मैंने बोला किसी को जो तेरा मन करे वो मान सकता है, एबीसी किसी को भी मान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप से इतना समझ में आ गया। देखो रटना नहीं, एक एक पॉइंट को मैं समझना है कि यार एबीसी इसने क्यों माना। एबीसी मैंने इसलिए माना क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में एबीसी का डिमांड है और एबीसी होता क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर होता है मेरे पास, तो सिंपली यहाँ पे देखो हमें तो बेनिफिट मिल गया बल्ले बल्ले, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो सिंपली मैंने लिया एबीसी यहाँ पे पुट, किसी को भी एबीसी माना और यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में ना देखे, अगर मुझे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन होता प्रीवियस क्वेश्चन की जगह, तो मैं सिंपली क्या करता, सबसे पहले मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करता, सिंपली सबको ज्वाइन करता, फिर उन सबका पोजीशन में लिखता है। जैसे मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर फिर तीन जो मेरे पास पॉइंट है उसको किसी को भी एबीसी मान सकता था। ये लिख दिया, सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। आर वेक्टर ए वेक्टर मेरे पास क्या है, आई कैप
प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ओके, डॉट बी वेक्टर, वेर इज ओवर बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप माइनस ए वेक्टर क्या है मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, यहाँ पे स्पेस का मैं तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन मेरे पास क्या लिखना, सी वेक्टर मेरे पास क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस ए वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। अभी क्या करना है, अभी सिंपली इसको ओपन कर दूंगा, बस यही यहाँ पर कर लिया ना 90% क्वेश्चन सॉल्व। आगे तो बस यार कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा जो कोई भी सॉल्व कर सकता है, जिसको फॉर्मुला अगर अच्छे से याद है, जिसको पॉइंट एक पॉइंट हमें पता है कि हाँ इसको मुझे ऐसे लेके सॉल्व करना, तो कोई भी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकता है इजीली, बिल्कुल सही। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट, अब ये हो गया मेरे पास। अब मैं एक स्टेप क्या खा जाऊँ, चलो ठीक है लिख ही देता हूँ, 2i कैप माइनस जे कैप, मैं ये सोच रहा था ना कि लाइक टर्म्स को साथ में इकट्ठा लिख दूँ, ठीक है, बट कोई नहीं, माइनस जे कैप प्लस कितना हो गया 2k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली कितना हो गया मेरे पास, आई कैप प्लस 2j प्लस कितना हो गया k कैप माइनस आई कैप, ये बेसिकली प्लस था ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये हो गया माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप। अब हमें सिंपली क्या करना है, वही लाइक टर्म्स को साथ में करूंगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है जो कि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब लाइक टर्म्स को साथ में किया, 2i कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप प्लस कितना हो गया 2k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप माइनस आई कैप, ये प्लस जे कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, कितना हो गया ये प्लस अगेन 2k कैप। इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये हो गया आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 2k कैप प्लस 3k कैप, वेल एंड गुड, क्रॉस प्रोडक्ट माइनस आई कैप प्लस आई कैप निपट गया, जीरो हो गया, जीरो को लिखो या फिर नहीं लिखो, मारो गोली, क्या लिखना जीरो को, जे कैप माइनस जे कैप ये भी निपट गया, जीरो हो गया, बचा कितना k कैप प्लस k कैप कितना हो गया 2k कैप, ओके, नो डाउट। अब मुझे सिंपली और इक्वल टू, यार जीरो लिखना क्यों भूल जाता हूँ, इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे सिंपली करना क्या है, अब हम यहाँ तक तो चलो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, अब हमारा मेन मोटिव ये है कि यार जो तेरे पास ये दो इक्वेशन है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सिंपली इसको कुछ मान, लेटेस्ट इसको मैंने मान लिया ई वेक्टर, लेटेस्ट इसको मैंने मान लिया एफ वेक्टर, तो मुझे सिंपली क्या करना है, ई क्रॉस एफ वेक्टर करना है, बिल्कुल सही। ई क्रॉस एफ कैसे होगा, मुझे दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर कभी भी निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं, सिंपली कुछ नहीं करता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप का क्वेश्चन 1, जे कैप का क्वेश्चन कितना -2k, के कैप का क्वेश्चन कितना 3, लेकिन यार दूसरे जैसे एफ वेक्टर पे आया, यार इसके पास तो आई कैप जे कैप है नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा 0 और के कैप का क्वेश्चन कितना है 3, दैट्स इट। नहीं समझ भाई, यार मैं ये बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास कोई भी यहाँ पे एलिमेंट मिसिंग है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने आई कैप का क्वेश्चन जे कैप के कैप लिखा, लेकिन यहाँ पे यार सिर्फ के कैप है, बाकी दो जो मेरे पास एलिमेंट है आई कैप और जे कैप वो मिसिंग है, तो सिंपली मैंने उसको 0 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, हो गया। आप सिंपली क्या करूँगा, R1 को सिलेक्ट किया, R1 को सेलेक्ट किया, स्टार्ट करते सॉल्व करना, आई कैप लिखा, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना -2 × 3 -0 × 3, देन ब्रैकेट क्लोज माइनस जे कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 1 × 3 -0 × 3, ब्रैकेट क्लोज, बचा कितना प्लस के कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 1 × 0 माइनस कितना हो गया 0 × -2, प्रोडक्ट ये हो गया आई कैप, 3 × 2 कितना हो गया -6, 0 × 3 कितना हो गया 0 माइनस जे कैप, 1 × 3 3 -0 प्लस कितना के कैप, 1 × 0 0, ये मेरे पास हो गया 0 × 2 0 × करूँगा तो सिंपली कितना हो गया, ये भी पूरा जीरो का, तो ये बचा कितना, ये मेरा -6 -0 कितना हो गया -6, तो और ये कितना हो गया मेरे पास -6 आई कैप, ये बेसिकली कितना हो गया -3 जे कैप, और ये बेसिकली ये मेरे पास के कैप है, 0 + 0 करूँगा कितना होगा 0, के कैप × 0 करूँगा कितना होगा 0 जाएगा, फिर भी लिखने के लिए शो ऑफ लिख देता हूँ के कैप इंटू कितना होगा 0, तो फाइनली मेरे पास ई क्रॉस एफ कितना आ गया -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप × 0 हो गया। चलो आगे आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसके जगह पे यहाँ पे मेरे पास ई क्रॉस एफ था, वहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप डॉट, और यहाँ पे ई क्रॉस एफ का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -6 आई कैप प्लस -3 जे कैप प्लस कितना आ गया मेरे पास के कैप इंटू कितना आ गया 0, ये इक्वल टू 0। फाइनली मेरे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन तैयार हो गया, आई होप तो दिखाई दे रहा है। तो ये फाइनली मेरे पास क्या होगा, ये इक्वेशन आ गया। पता है इस क्वेश्चन जो हमारे पास ये होता है ना, ये अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा होता है, इन दैट केस पता है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट ये जो होता है ना एकदम सिंपल, और हमारा जो एनसीईआरटी वाला जो मेथड है ना, हम बिल्कुल उस पर क्या करें, फोकस करें, इजीली क्या होगा, ये घबराना मत, अगर कोई बुक अगर सॉल्व करो, जैसे अगर उसके अंदर कोई और मेथड से अगर सॉल्व किया तो हमें डरना नहीं बिल्कुल भी, हमें सिंपली क्या करना, ये वाला जो हमारे पास मेथड है कि अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन किसी 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा होगा तो श्योर एंड श्योर मुझे क्या करना है, ये वाला मुझे मेथड अप्लाई करना है, बाकी क्या भाड़ में, ये भी करेक्ट है। और जो दूसरा जो मेरे पास एक और मेथड होता है जो नॉर्मल का हेल्प लेके लोग
करते हैं, ठीक है, वो मैं मेथड नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये एकदम सिंपल है। और जो हमारा एनसीईआरटी में जो मेथड गिवन है वो हमें सिंपली इस पर फोकस करें। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया कि अगर मेरे पास कभी अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करना होता तो मैं सिंपली क्या करता है, x-x1 y-1 y1 z-z1 सिंपली इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेता है। ये हो गया मेरे पास 1, 1, -2, फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालता, फिर सिंपली x1 y1 z1 मानता, x2 y2 z2 मानता, x3 y3 z3 मानता, इसके फॉर्म में पुट करता, मेरे पास सॉल्यूशन आ जाता। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मीन्स हमें ये समझ में आ गया यार कभी भी कोई प्लेन अगर किसी 3 पॉइंट से अगर पास करा होगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, ये हमें समझ में आया। फॉर्मुला याद होना चाहिए और फॉर्मुले का मेरे पास क्या क्या मीनिंग है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या होता है, और ये हम सिंपली क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करता है। जो भी मेरे पास जो पॉइंट है जिस भी प्लेन से पास करा होगा, जो प्लेन जो इस 3 पॉइंट से पास करा तो उसका मुझे पोजीशन वेक्टर हमें गिवन। अगर सिंपल अगर यहाँ पे नॉर्मल मैथ्स का अगर कोऑर्डिनेट गिवन तो सिंपली मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता, फिर मैं उसको पोजीशन वेक्टर मानता है। एबीसी जो भी एबीसी किसी को भी मान सकते, अब मन कर एबीसी से मानो सीबीए, किसी को भी कुछ भी एबीसी में मान सकता हूँ। इन तीनों में से मैं किसी को भी एबीसी मान सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम ये हमने देखा यहाँ पे कि अगर कभी भी प्लेन किसी अगर 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा होगा तो क्वेश्चन में मुझे ऐसा नहीं गिवन, क्या क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि 3 पॉइंट से पास कर, नहीं, हमें कॉमन सेंस से ये पता चलेगा। देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 1, 2, 3। मेरे पास 3 यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, मींस डायरेक्टली यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है। मींस मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो प्लेन हो किसी 3 पॉइंट से क्या करेगा, बेसिकली पास करोगा, उसका मुझे पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, मुझे यहाँ पे गिवन है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज़ करना और फॉर्मुला हमें अच्छे से याद होना चाहिए, और जो यहाँ पे मीनिंग है ना वो फॉर्मुले का हमें पता होना चाहिए। अब जो है एक तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। मैं कुछ इस पर 1-2 होमवर्क देता हूँ, फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फटाफट एक तरीके से हमारा जो 3D है ना फटाफट अब कंप्लीट होने वाला है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, फाइंड द वेक्टर एंड, दोनों साथ में देता हूँ क्या फर्क पड़ता है, कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the points, लेट अस से पॉइंट गिवन है मुझे 1, 1, 1, दूसरा पॉइंट गिवन है 1, -1, 1, एंड लेट अस से थर्ड पॉइंट मुझे गिवन है -7, -3, -5। ये मुझे गिवन है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या मैं एनसीईआरटी का दे दूँ दोनों क्वेश्चन, या फिर एनसीईआरटी खुद से कर लोगे? एनसीईआरटी का क्या देना यार, एनसीईआरटी को तो खुद से कर लेना। मैं बता देता हूँ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ, दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, लेट अस से पॉइंट मुझे गिवन है 3i कैप + 4j कैप + 2k कैप, एंड मुझे दूसरा पॉइंट गिवन है 2i कैप -2j कैप -k कैप, एंड लेट अस से 7i कैप + 6k कैप। ये 2 क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी में सिंपली क्या है, इसके 2 क्वेश्चन मेरे पास गिवन है यहाँ पे। एनसीईआरटी के कहाँ गया, एक सेकंड बता रहा हूँ। ये सब देख के घबराना नहीं है, डायग्राम ये सब ना सारे टॉपिक्स अभी कवर करने वाले एक एक करके। देखो जो एनसीईआरटी है ना, कहाँ गया एक सेकंड, देखो एनसीईआरटी में इन लोगों ने कौन सा फॉर्मुला यूज़ किया, तो कार्टेशियन इक्वेशन का तो ये, और जो वही अगर मुझे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखो क्या फॉर्मुला यूज़ किया इन लोगों ने, आर वेक्टर मैंने जो मैंने बताया वो वाला फॉर्मुला इन लोगों ने यूज़ किया। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी पे चला हूँ कि जो एनसीईआरटी में फॉर्मुला गिरा उससे, ये नहीं कि मेरे पास कोई एक और मेथड होता है, एक और फॉर्मुला होता है कि नॉर्मल का हेल्प लेकर मैं इसको निकाल सकता हूँ, बट वो वाला मेथड मैंने नहीं बताया। अब जो हम चल रहे हैं, देखो एक तो एग्जाम्पल लगा लेना, ये फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वाला को, एग्जाम्पल नंबर 18। देन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज तो ठीक है पूरा करोगे तो उसके साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। यार इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, इंटरसेप्ट अपना टॉपिक डालते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम। उसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। मैं एनसीईआरटी वाइज क्या टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। यहाँ पे प्लेन है, वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में हम क्या पढ़ते थे, लाइन पढ़ते थे। यहाँ पे हमारे पास प्लेन आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ये ठीक है, ये हमारा टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। यार सबसे पहले यार इंटरसेप्ट, यार प्लेन तो ठीक है मुझे समझ में आता है कि प्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन। प्लेन बेसिकली क्या होता है मेरे पास कि ऐसा अगर मैं कोई भी मेरे पास कैसा भी डायग्राम, अगर मैं किसी 2 पॉइंट को अगर वहाँ पे फिक्स कर दूँ, अगर मैं उसको ज्वाइन करूँ और वो बेसिकली जो लाइन है उसी सर्फेस पे प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है मेरे पास प्लेन होता है, ठीक है। प्लेन तो पता है, लेकिन ये जो वर्ड है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कुछ समझ में नहीं आया यार। इंटरसेप्ट मतलब याद कर, कुछ बचपन में कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत भी, अगर 5-6% इंटरसेप्ट नहीं आता है। इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली होता है, इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली पहले ये समझना है। इंटरसेप्ट हमें डायरेक्टली क्या बोलता है, देखो इंटरसेप्ट मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितना तुमने कट किया, वाई एक्सिस पे तुमने कितना कट किया, जेड एक्सिस पे कितना कट किया, उसे हम क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। यार कट किया को समझ में नहीं, मैंने बोला ये देख बचपन से बहुत ग्राफ बना के आया होगा, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैंने बहुत ग्राफ बनाया, लेकिन वहाँ पे ना ये सब हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ जब हम पढ़ते हैं ना साथ में तब हमें पता चलता है अच्छा इसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3
एंड 4 5 कोई जैसे पॉइंट है, लेटर से कोई 1,4 पॉइंट है, तो सिंपली ये क्या होगा 1,4 पॉइंट है, तो एक्स पे मैंने कितना कट किया, एक्स पे कितना चला 1, वाई पे कितना चला 4, तो एक्स पे हमने कितना चला 1, वाई पे कितना किया 4 डिस्टेंस चला, तो जितना एक्स एक्सिस पे चला इतना वाई एक्सिस पे चला ना, हम उसे क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। मींस इंटरसेप्ट क्या होता है कि कितना तुम एक्स पे कितना तुम अपने एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहे हो, एक्स एक्सिस पे कितना चल, अगर मान लो कोई पॉइंट होता है लेटर से 0,2, तो सिंपली क्या होता है लेटर से 2 मींस वाई पे कितना था 2, तो मैं वाई पे कितना चला 2 डिस्टेंस चला, तो यहाँ पे कट कितना किया 2 बार मैंने कट किया। दो बार कटने में ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंटरसेप्ट का मीनिंग यही होता है डायरेक्टली कि तुम अपने एक्स वाई, और यहाँ पे 3D है तो एक्स वाई जेड होगा, डायरेक्टली अगर 2D होता तो एक्स वाई होता। इंटरसेप्ट डायरेक्टली हमें ये बोलता है कि जो भी एक्सिस होते हैं, जो भी हमारे पास एक्सिस पे तुम कितना कट कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना कितना, या हिंदी में लिख रहा हूँ कितना कट करते हैं एक्सिस पे उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। सीधा साधा एकदम सरल डेफिनेशन, कोई यहाँ पे घुमा फिरा के नहीं। इंटरसेप्ट कहते कैसे लिखते हैं यार, कहते हैं इंटरसेप्ट वर्ड का सीधे सीधे मतलब है कितना मैं कट कर रहा हूँ अपने एक्सिस पे, एक्सिस मींस एक्स वाई जेड एक्सिस पे कितना मैं कट करता हूँ, सिंपली मुझे क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। नहीं समझा, इंटरसेप्ट बेसिकली होता है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्स पे चला 5, यहाँ तक मैं चला 5 सेंटीमीटर, तो मैंने कितना एक्स पे कट किया 5 कट किया। सिंपली अगर मेरा मन किया लेटर से मैं वाई पे गया और मैं वाई पे लेटर से 4 को यहाँ पे 4 डिस्टेंस तक चला, 4 यूनिट तक चला, सिंपली वाई पे कितना कट किया 4 किया। मीन जितना मैं कट करता हूँ ना अपने एक्सिस पे, एक्स पे इतना कट किया, वाई पे इतना, जेड पे इतना, यहाँ पे 3D है तो एक्स वाई में कितना अपने एक्सिस पे कितना कट कर रहा हूँ, सिंपली हम उसे क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, एक बेटर एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे पर्सन है, वो पर्सन क्या है, वो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कोई 3 मेरे पास पर्सन है जिसका नाम है ए, बी और कोई सी, 3 पर्सन है, ठीक है। ए मेरे पास क्या हुआ एक्स एक्सिस पे तरफ चला और यहाँ पे आके रुक गया, ये ए चला। मान लो बी चला, बी यहाँ पे आके बी चला, यहाँ पे वाई एक्सिस पे चला और यहाँ पे आके रुक गया, और जो सी था वो लेटर से यहाँ पे चला और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। ये 3 पर्सन यहाँ से, ये जो ओरिजिन था मेरी समझना, ये पॉइंट था, तीनों पर्सन यहाँ से निकले। जो मेरे पास ए था वो यहाँ एक्स एक्सिस पे इतना चला, बी जो मेरे पास बी वाला जो पॉइंट था वो सिंपली वाई एक्सिस पे यहाँ तक गया, और जो सिंपली जो थर्ड पर्सन था सी, वो जेड एक्सिस पे मेरे पास यहाँ तक चला। अब बेसिकली अब यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट क्यों बोलता हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ कितना चला, जो भी डिस्टेंस वो लेटर से मैं 4 किलोमीटर चला ऐसे ही मान लो, और जो ओरिजिन से लेकर लेटर से बी पॉइंट तक लेटर से 6 किलोमीटर, और यहाँ से ये गया 8 किलोमीटर। जो मेरे पास जितना मैं कट कर रहा हूँ ना, मीन्स यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक कट किया ए ने, यहाँ से लेके यहाँ तक किसने किया सी ने कट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक किसने बी ने कट, मीन्स अपने हम एक्सिस पे कितना कट कर रहे होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि हम एक्सिस पे कितना कट करें, मींस एक्स पे कितना कर रहा हूँ, वाई पे कितना कर रहा हूँ, जेड पे कर रहा हूँ। अगर 2D होता तो एक्स वाई बोलता, 3D है तो मींस एक्स वाई जेड, बस इतना याद रखना। एक्सिस क्या भाड़ में, बस इतना याद रखना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है सीधे सीधे कि हम एक्सिस पे हम कितना कट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ये एक्स वाई एक्सिस गिवन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक्स वाई एक्सिस मेरे पास गिवन है, ये एक्स है और ये वाई है। लेटर से मेरे पास कोई पॉइंट है, लेटर से 2,4 पॉइंट है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स पे मुझे कितना कट करना है 2 करना है, और वाई पे मुझे कितना इंडिकेट कट करना है 4 करना है। तो ये 2,4 मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, ऐसी जनरल बता रहा हूँ 2, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 2,4 हुआ, अरे यार चलना यार, ये 2,4 है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एक्स पे कितना मैं कट करूँगा 2 करूँगा, वाई पे कितना कट करूँगा 4 करूँगा, जितना मैं कट करूँगा ना एक्सिस पे उसे हम क्या उसे क्या बोलते हैं हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यार ये समझ में आया कि इंटरसेप्ट का मतलब सीधे सीधे होता है कि मैं एक्सिस पे कितना कट कर रहा होता है, वो हमें सिंपली क्या बताता है इंटरसेप्ट बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या कर लिए, ठीक है, यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे क्यों ऐसा, यहाँ पे मुझे क्या ऐसा क्या जरूरत आ गया जो मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ना पड़ा। देख सीधे सीधे बता रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, सीधे सीधे मुझे ये बोला मुझे कोई प्लेन दिया रहेगा, हमें ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि हम प्लेन पे कितना कितना कट कर रहे हैं, वो हमें सिंपली कौन बताएगा, इंटरसेप्ट हमें बताता है। नहीं समझ में, यहाँ पे हमें ये पढ़ना होगा सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ये होता है कि हम एक्सिस पे कितना कट कर रहे होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पे कितना मैं कट कर रहा हूँ, सिंपली वो कौन बताता है, हम इंटरसेप्ट बताता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है कि मेरे पास कोई एक्सिस होगा, लेटर से ये एक्स वाई जेड, मेरे पास कोई 3D है, यहाँ पे 3D है तो 3D में एक्सिस होगा, और यहाँ पे सिंपली लेटर से कोई प्लेन होगा, लेटर से ऐसा कोई प्लेन होगा। हमें सिंपली बोला जाएगा कि मैं एक्स पे इतना कट कर रहा हूँ, वाई पे इतना कट कर रहा हूँ, जेड पे क्या कर रहा हूँ इतना कट कर रहा हूँ, मीन्स एक तरीके से प्लेन पे हम कट कर रहे हैं ना, जितना हम कट, यहाँ पे हम प्लेन पे ये देखेंगे कि कितना मैं प्लेन पे कट कर रहा हूँ, सिंपली कौन कौन से एक्सिस में, लेटर से मैं एक्स एक्सिस में जाकर कितना कट किया प्लेन को, वाई एक्सिस पे जाकर कितना कट किया, जेड एक्सिस पे जाकर कितना कट कर रहा हूं, तो सिंपली उसी का हमें इक्वेशन यहाँ पे देखना होता है। तो थोड़ा बहुत तो मतलब आइडिया लग गया होगा कि हम टॉपिक क्या है। बेसिकली टॉपिक हमारे पास ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, कि कितना इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब क्या था। इंटरसेप्ट वर्ड का सीधे सीधे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सिस को हम एक्सिस को मैं कितना काटता हूँ, सिंपली उसे कौन बताता है, मैं इंटरसेप्ट पता को लिखा है, कितना कट करता हूँ मैं एक्सिस को, कितना कट करते हैं एक्सिस पे उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। मीन्स एक्सिस सीधे सीधे इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड जो मेरे पास एक्स, अगर 2D होगा तो एक्स वाई होगा, 3D होगा तो एक्स वाई जेड होगा, कितना मैं कट कर रहा हूँ एक्सिस पर जाकर उसे कौन बताता है, इंटरसेप्ट हमें वर्ड बताता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट वर्ड क्या होता है, प्लेन
वर्ड क्या होता है, लेकिन अब इसका क्या यूज हो गया हमें 3D के अंदर जो हमें पढ़ना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे तो हम ठीक है कितना कट कर रहा हूँ एक्स पे और वाई पे, तो ग्राफ बनाने में ठीक है हमें टाइम पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि जो मुझे यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ना पड़ा। तो सिंपली यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, हमें सिंपल एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कोई मुझे प्लेन दिया रहेगा, हम उसको सिंपली एक्स और वाई जेड में जाके उसे कुछ एक्सिस पे कट करेंगे, सिंपली हमें बोलेगा इस प्लेन का बताओ इक्वेशन क्या होगा। तो देखते हैं हम कैसे उसको लिखा जाता है। तो पहले ये हमें समझ में आना चाहिए इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपना मेन टॉपिक पे। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, एकदम सिंपल सा इक्वेशन आने वाला, बच्चों जैसा इक्वेशन होता है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। बस हमें इंटरसेप्ट वर्ड का क्लियर अच्छे से मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इंटरसेप्ट वर्ड का लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग ये होता है कि कितना 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 कट करता हूँ एक्सिस पे, वो हमें कौन बताता है, इंटरसेप्ट बता। अगर मैं 4, अगर मैं कोई बोले कि एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं 4 कट करता हूँ तो क्या बता रहा है, मैं सिंपली उसका इंटरसेप्ट बताता है। मैं बोलूँ कोई वाई पे मैं लेटर से 2 यूनिट कट कर रहा हूँ, तो वाई पे मैं कितना कट कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ। जेड पे मान लो किसी ने बोला कि मैं 4 यूनिट कट कर रहा हूँ, तो सिंपली कट कर रहा हूँ। ये क्या कट करने का डायरेक्टली हमें मीनिंग क्या किसकी तरफ इंडिकेट करा है, इंटरसेप्ट की तरफ इंडिकेट करा होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट हमें क्या बोलता है कि कितना मैं कट करता हूँ एक्सिस पे, वो हमें इंटरसेप्ट बताता है। अब चलते इसका मेन जो यहाँ पे इक्वेशन जो हमें लिखना पड़ता है क्या है रियलिटी में, यहाँ पे हम क्यों ऐसा पढ़ना पड़ा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। सबसे पहले मैं कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर हम देखेंगे इसका रियलिटी में ये बोलना क्या चाह रहा है। मैं एक बार स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर ठीक है, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले ये बात तो समझ में आया कि हम इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इंटरसेप्ट वर्ड का सीधे सीधे ये मीनिंग होता है सिंपली कि एक्सिस पे कितना वो कट कर रहा हो, जितना वो कट कर रहा हो सिंपली हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट वर्ड का डायरेक्टली ये मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पे कितना, अपने एक्सिस पे कितना कट करो, एक्स एक्सिस पे कितना कट करेगा, वाई पे कितना करेगा, जेड पे कितना करेगा। बस हम इतना जानना है कि सिंपल सीधी बात है। अगर इंटरसेप्ट का मतलब क्या, कितना कट करेगा। ठीक है, लिख भी दिया हमने कितना कट करता है एक्सिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब यार यहाँ इसका यूज क्या आ गया हमें 3D में, वो अब हमें देखना है। देखो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भर भर के यूज होता है सब अपना क्लास 11th में, बट फिर अगर वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी यूज होता है, और यहाँ पे यहाँ पर 3D में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं, एकदम सिंपल सा छोटा सा फॉर्मुला, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टेटमेंट और 1-2 क्वेश्चन इस पर करेंगे जरूर। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलो या फिर थ्योरम बोलो, एक ही बात है। हमें क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान से देखना, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग, क्या बोलोगे, लेंथ लिखूँ या फिर, ठीक है लेंथ लिखते हैं, लेंथ। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग ए कॉमा बी कॉमा सी विथ x axis with x, y and z axis respectively, भी किताबी डेफिनेशन होगा respectively, then equation of plane is given by, equation of plane is given by x divided by a plus y divided by b plus z डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मीन्स यहाँ पे तो यूज नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू लिए जो एग्जाम होते हैं ना हायर एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। बेसिकली क्या बोला, अब हम उसके बारे में पीएचडी करना है, मीन्स इसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, हमें क्या बोल रहा है, देखो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग लेंथ ए बी सी विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। यार एक बात तो ठीक है, ये हमें डेफिनेशन है। यहाँ पे एक पहला डाउट तो यार ये आया हो, यार ये ए बी सी क्या है, क्या ये ए बी सी अगेन मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ए बी सी से डायरेक्शन रेशियो से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ए बी सी सिंपली हमें वो होता है, लेंथ होता है कि एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट किया, वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट किया, जेड एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट किया, उसका बेसिकली ए बी सी हमें लेंथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग लेंथ ए बी सी विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय दिस। सबसे पहले बोल रहा है कि लेटर से तेरे पास कोई प्लेन है, ये एक्स, ये वाई एंड तेरे पास क्या है, कोई जेड है। ठीक है, मान ले ये, सॉरी सबसे पहले तेरे पास कोई एक्सिस, तेरे पास कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस को कितना इंटरसेप्ट करता है, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग लेंथ ए विथ एक्स एक्सिस, बी विथ वाई एक्सिस, सी विथ जेड एक्सिस। मीन्स ए पे कितना तेरे पास जो प्लेन है वो कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, ए एक्सिस, ए कर रहा है, लेटर से यहाँ तक ए हो गया। और वाई पे कितना कर रहा है, लेटर से यहाँ तक मैंने मान लिया बी, और लेटर से जेड पे कितना कर रहा है, सी। और मैंने कोई प्लेन बना दिया, कैसा भी डायग्राम, कैसा भी प्लेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार एक सेकेंड, ये बेसिकली मेरा प्लेन है। प्लेन हमें क्या बोलते हैं, मेरे पास ये प्लेन है कोई ट्रायंगल शेप का, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस तक यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ तक कट कर रहा है, वो अपना वाई एक्सिस को यहाँ तक कट कर रहा है, और जो जेड एक्सिस को यहाँ तक कट कर रहा है। और उसका मुझे लेंथ गिवन है ए बी, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है सी, यहाँ से यहाँ तक कितना मुझे गिवन है बी मुझे गिवन है। देन अगर मुझे प्लेन का मुझे अगर इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली किसे दिया जाता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1 से दिया जाता है। नहीं समझ में, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो समझना है कि ए बी सी हमारे पास फिक्स कॉन्स्टेंट है, एक तरीके से कॉन्स्टेंट होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस को कट करा हो तो मैं ए से हम डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को अगर कट करा हो तो
तो मैं बी से डिनोट करता हूँ, अगर जेड एक्सिस को डिनोट कट कर रहा हूँ तो सिंपली हम किससे इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान से ए बी सी डायरेक्शन रेशियो नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ मैं बात, जो ए बी सी जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी में जो मेरे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है, जो यहाँ पे ए बी सी है, मैं लिख भी देता हूँ कि अगर कभी कंफ्यूज ना हो जाए, ए बी सी आर द इंटरसेप्टिंग लेंथ ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे देखो, अगर एक बात तो हमेशा फिक्स रखना, अगर एक्स को कट करा होगा तो ए को हम जनरली, अगर एक्स पे जितना भी डिस्टेंस को कट करा होगा सिंपली हम उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अगर वाई एक्सिस पे जितना भी कट करा होगा उसे हम किससे डिनोट करते हैं, बी से इंडिकेट करते हैं। अगर जेड पे अगर कट करा होगा तो सिंपली हम उसे किससे डिनोट करते हैं, हम सी से इंडिकेट करते हैं। ये पॉइंट हम क्लियर करते हैं। ए बी सी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। अगर एक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स को कट करेगा तो डिनोट करेंगे ए से, पहला पॉइंट। y को कट करेगा तो डिनोट करेंगे b से, एंड थर्ड पॉइंट z को कट करेगा तो डिनोट करेंगे किससे, सी से। गॉट माय पॉइंट। अगर एक्स एक्सिस पर जितना भी लेंथ कट करा होगा सिंपली ए से डिनोट किया जाएगा, वाई एक्सिस पर जितना भी लेंथ अगर मैं कट करूंगा सिंपली उसे किससे डिनोट किया जाएगा, बी से डिनोट किया जाएगा। और जेड एक्सिस पर जितना भी अगर मेरे पास लेंथ कट कर रहा है उसको हम सिंपली किससे इंडिकेट करेंगे, सी से इंडिकेट करो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे 3D है तो इसलिए मेरे पास क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। अगर मान लो ये 2D में होता, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो एक्स और वाई जो 2D में होता, तो अगर मैं मान लो 2D में होता, मेरे पास जेड एक्सिस नहीं होता, तो मैं क्या लिखता, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 लिखता। अगर मान लो यहीं अगर ये मेरे पास 2D में होता तो सिंपली मैं क्या लिखता, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे जेड का तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2D के अंदर एक्स और वाई होता है, वाई के अलावा कुछ होता है बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपली अगर मेरे पास 3D है, इसके लिए मैंने एक्स वाई जेड में यहाँ पे इंडिकेट किया। ए बी सी बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास एक्स वाई जेड पर कितना लेंथ पे सिंपली कट कर रहा है, उसको कौन इंडिकेट करता है, ए बी सी इंडिकेट करता है। एक्स एक्सिस पर कितना लेंथ मैंने कट किया, ए सी इंडिकेट करता है। बी वाई एक्सिस पर मैंने कितना कट किया उसको कौन हमें बताता है, बी। और जेड एक्सिस पर कितना कट किया वो कौन हमें बताता है, सी बताता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर मुझे इस प्लेन का देन इक्वेशन लिखना हो तो हम किससे देते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 से देते हैं। देखो हमें बस इतना याद रखना है, अगर मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, अगर वो एक्स वाई जेड एक्सिस को कुछ लेंथ में इंटरसेप्ट करा हो, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी जो भी वहाँ पे गिवन होगा, अगर मुझे इस प्लेन का देन इक्वेशन लिखना होगा देन उस केस में हम किससे देते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 से देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये कैसे आया, अब इसका डेरिवेशन पे मत जाना, क्योंकि अगर डेरिवेशन पे चलेगा ना बहुत दिमाग खराब होने वाला। और यहाँ पे डेरिवेशन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें इतना समझ में आना चाहिए, अगर कोई प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को कुछ लेंथ में अगर इंटरसेप्ट कर रहा होगा, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है देन किससे दिया जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 से। कि अगर मेरे पास कोई प्लेन होगा कि अगर वो ए बी सी, अगर मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस को अगर कट कर रहा होगा देन अगर कट कर रहा होगा मीन्स कितना कट कर रहा होगा, एक्स मीन्स एक्स एक्सिस को कितना कट कर, ए हमें लेंथ गिवन होगा क्वेश्चन में, नो डाउट। मीन्स ओरिजिन से लेके यहाँ तक एक्स को ए लेंथ तक कट किया, ओरिजिन से लेके वाई को यहाँ तक कट किया बी लेंथ तक किया, और ओरिजिन से लेके सी तक मुझे कितना लेंथ गिवन है, सी मुझे गिवन है। हमें लेंथ गिवन है, नो डाउट। हमें क्वेश्चन में श्योर गिवन होगा कि एक्स एक्सिस को इतना लेंथ में कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इतना लेंथ में कट कर रहा है, जेड एक्सिस को इतना लेंथ में कट कर रहा है। फिर सिंपली हमें इसके अंदर फॉर्म में पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। एक बात हमेशा देखना, ए बी सी क्या है मेरे पास, ए बी सी आर द लेंथ देखो क्या, ए बी सी आर द इंटरसेप्टिंग लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। एबीसी बेसिकली हमें क्या है, जो मेरे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस को जो कट कर रहा है ना ये प्लेन, सिंपली उसका मेरे पास क्या लेंथ हमें इंडिकेट करता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला, हम यहाँ से हमने क्या सीखा, इसका कंक्लूजन क्या निकल गया, अगर कोई प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को कुछ इंटरसेप्टिंग लेंथ पर अगर कट कर रहा होगा, इंटरसेप्टिंग लेंथ इंडिकेट फॉर कितना एक्स पर कितना कट कर रहा है, वाई को कितना कट कर रहा है और जेड को कितना कट कर रहा है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली किससे दिया जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी से गिवन होता है। ये पॉइंट हम क्लियर हो गया यार, ये बात तो समझ में आ गया। इक्वल टू 1, अगर वहीं 2D होता तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 का, लेकिन यहाँ पे 2D तो है नहीं, 3D है, इसके लिए हमें ये जेड का भी यूज है। और देखो यहाँ पे ये फिक्स है, एबीसी वर्ड हमारे पास फिक्स है। ये मत सोचना एबीसी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो नहीं है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यार, क्या एबीसी डायरेक्शन रेशियो नहीं, एबीसी मेरे पास क्या इंटरसेप्टिंग लेंथ है कि एक्स वाई जेड पे कितना कट कर रहा होगा, सिंपली वो हमें कौन बताएगा, एबीसी हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट का लेटर से जो फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है, अगर इस पॉइंट पर अगर कट करा होगा तो सिंपली इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितना होगा। सिंपली मुझे पता है यहाँ पे एक्स कितना कट करा है, ए, वाई तो मेरे पास यहाँ पे 0 है और जेड भी तो 0 है, निपट गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, यहाँ पे एक्स कितना है 0 हो गया, वाई कितना है बी, जेड कितना है 0। और इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूँ तो एक्स 0 वाई 0 जेड कितना है मुझे गिवन ना सी, बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कोऑर्डिनेट लिख दिया, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। जरूरी नहीं कि ऐसा डायग्राम हो, कैसा भी डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कुछ डायग्राम हो और कोई मेरे पास प्लेन है, लेटर से ये ऐसा कुछ गिवन है, ये मेरे पास अगर मैं बोलूँ यहाँ से वाई एक्सिस पर कितना कट करा है बी,
ए से कितना कट, एक्स एक्सिस को कितना कट करा है, ए डिस्टेंस, और जेड एक्सिस को कितना, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे कट करा है, सी। बस हम इतना जानना है कि अगर कोई प्लेन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस को अगर कट करा होगा, सिंपली उसका कितना डिस्टेंस अगर मेरे पास गिवन हो, इंटरसेप्टिंग लेंथ, या मींस इंटरसेप्टिंग लेंथ मींस डिस्टेंस ओरिजिन से कितना इसको कट करा, अगर वो गिवन हो, सिंपली अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो किससे दिया जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू जी से 1 से गिवन होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको यार कैसे यूज किया कैसे जाता है वो हमें देखना, बट यहाँ पे एक बात याद रखना, ये फॉर्मुला हमें लाना होना चाहिए और फॉर्मुले का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। और एबीसी क्या इंडिकेट कर रहा है, एबीसी सिंपल सी बात ये इंडिकेट कर रहा है मुझे कि इंटरसेप्टिंग लेंथ बता रहा है कि एक्स वाई जेड को कितने कितने पार्ट में कट करा होगा, जो भी प्लेन होगा उसका मुझे लेंथ बताता है ये पार्ट। और एक्स एक्सिस को किससे डिनोट किया जाता है, ए से, वाई को किससे, जेड, बी से, जेड को किससे, सी से किया जाता है। अगर 2D होता है तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 2D में पता है कैसे डायग्राम होता है, यहाँ पे तो हम प्लेन दिख रहा है, हमें जनरली पता है कैसे किया जाता है, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए होता है। स्ट्रेट लाइन में कोई लाइन होगा ना, हम देखो इसका अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस को कितना एक डिस्टेंस से कट रहा है, वाई एक्सिस को कितना कर रहा है, बी से कर रहा है, बी में क्या कर रहा है, बी कट, वाई एक्सिस को कितना कट करा है, बी से, बी डिस्टेंस मैंने कट करा। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना होता है, अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसी जो मेरे पास ये इक्वेशन होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी जनरली हम बोलते हैं। जो इस ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है, इसे हम जनरली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। बस ऐसी जनरल नॉलेज के अगर बोल दिया तो क्या पता होना चाहिए कि इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी जनरली बोलते हैं। कहीं लिखना चाहो तो लिख लेना साइड में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। 2D के अंदर हम ऐसे दिया कोई लाइन होगा कि एक्स को कितना कट करेगा, वाई को कितना कट करेगा। अगर मुझे इसका इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना होता है तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से हमें दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ना हम एक तरीके से अगर 3D से, अगर मैं 3D पढ़ लूँ अच्छे से, अगर कोई बोले ना कि 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन, अगर टाइम तो अभी नहीं है, अगर कोई बोले कि कभी ये 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन पढ़ दो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से रिलेट कर सकते हो, एकदम आसान पड़ेगा। वहीं जो जिसने अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा उसके लिए 3D एकदम बच्चों जैसा होगा। लेकिन अभी हमें फील आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन रियलिटी में 3D में भी हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार समझ में तो आ रहा है, भले हमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ों को आपस में इंटरलेट कर रहा हूँ, जिससे हमें समझ में आया कि हाँ 3D में बस क्या हो रहा है। तो ये अगर ठीक है, ये हमें समझ में आएगी कैसे दिया जाए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों जैसा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें फिर भी पता होना चाहिए स्टेटमेंट फॉर्मूला क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। इंटरसेप्ट कोई पूछे क्या मीनिंग होता था कि एक्स वाई एक्सिस को कितने एक्सिस को कितने लेंथ पे कट करेगा, सिंपली हमें कौन बताता है, इंटरसेप्ट बताता है। या फिर सीधे सीधे बोलना इंटरसेप्टिंग लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। एक्स वाई अगर 3D हो तो एक्स वाई, अगर 2D हो तो एक्स वाई बोल रहे, दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया। अब चलते हैं हम अपना इसका क्वेश्चन में कि क्वेश्चन बेसिकली कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है वो हमें यहाँ पे देखना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बना है, कुछ नहीं, हमें सिंपली फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट करना होता है, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, एक सेकंड, कैमरा डेटा क्यों हो गया, एक सेकंड। देखो कई बार ना वो एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी देता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेट फॉर एक्स वाई जेड, ये लिख लेना ये बात, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम जनरली एक्सिस को ना एक्स वाई जेड को हम जनरली कभी कभी ना ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा सॉल्व करने कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेट फॉर डायरेक्टली एक्स वाई जेड एक्सिस को, ये हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कोई के टाइम से तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख देगा, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या इंडिकेट करता है, एक्स वाई जेड को इंडिकेट करा होता है। मींस एक्स वाई अगर 2D हुआ तो एक्स वाई जेड, अगर 3D हुआ तो एक्स वाई जेड को इंडिकेट करा हुआ, अगर 3D हुआ तो एक्स वाई जेड, अगर 2D हुआ तो एक्स एंड वाई एक्सिस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं, एक्सिस को बताने का दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हम लोग जनरली बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन मेरे पास ऐसा आ सकता है, ऐसे देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस हमें फॉर्मुला पता होना चाहिए और उसका मीनिंग पता होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग द, सब कुछ देगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ देखना, इंटरसेप्टिंग द, स्पेलिंग देख लेना, INTERCEPTS, इंटरसेप्टिंग द, अरे मजाक करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग द, इंटरसेप्टिंग ऑन लिखते हैं उस पर, इंटरसेप्टिंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -4, 2 and 3, दैट्स इट। ये क्वेश्चन यार, ये क्या क्वेश्चन दे दिया, तेरे से बोला जा रहा है फाइंड, कोई तेरे पास कोई प्लेन है, मुझे उस प्लेन का इक्वेशन बता जो कि इंटरसेप्टिंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यार कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स वाई जेड पे क्या करो, इंटरसेप्ट करो, कितना गिवन है, -4, 2, 3 तेरे पास यहाँ पे गिवन हो। यार ये क्या गिवन है, मुझे कुछ समझ में नहीं। मैंने बोला रुक जा एक सेकंड, सबको समझ में आ जाएगा, एक सेकंड दे। तेरे पास कोई प्लेन है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल हमारे पास। सबसे पहले तो एक्सिस बना ले। अरे यार ये चलते चलते पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, एक सेकंड इसको चला। ये मेरे पास गिवन है, एक सेकंड दूसरा स्केच लेके आता हूँ मैं। ये हो गया मेरे पास कोई प्लेन, लेटर से गिवन है, एक्स एक्सिस गिवन है, ये है एक्स, ये है वाई, एंड लेटर से ये मुझे गिवन है जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड मेरे पास एक्सिस। कोई मेरे पास प्लेन है जो कि क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस यहाँ पे 3D की बात हो रही, मींस एक्स वाई और जेड को क्या कर रहा है, मुझे इंटरसेप्ट करा। इंटरसेप्ट मींस एक्स को कुछ हिस्से में काट रहा होगा, वाई को कुछ हिस्से में कट करा होगा और जेड को कुछ हिस्से में कट करा होगा। कितना कट करा, एक्स को -4 में गिवन है, वाई को 2 गिवन है और जेड को क्या गिवन है, मुझे 3 गिवन है। देखो स्टार्टिंग वाला टर्म होता है ना, हमेशा क्या बताता है, एक्स को इंडिकेट कर रहा होता है। पास एक्स है, ये वाई है, एंड ये मेरे को क्या गिवन है, जेड गिवन है। मींस मेरे पास कोई प्लेन है जो क्या कर रहा है, देखो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग ऑन द कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट को देखो, कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है, कोऑर्डिनेट इंडिकेट फॉर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूलिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -4 2 and 3 मीन्स मेरे पास कोई इक्वेशन जो प्लेन है जो कि क्या कर रहा है एक्स वाई, और कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स वाई जेड प्लेन को क्या कर रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है किसमें -4 2 और 3। इंटरसेप्ट करने का मतलब एक्स को -4, एक्स को कितने में कट कर रहा है -4 पार्ट में कर रहा है, वाई को कितने में कर रहा है 2 पार्ट में कर रहा है, और जेड को कितने में कर रहा है 3 कर रहा है। मुझे इस प्लेन का इक्वेशन मीन्स अगर मान लो कोई ऐसा कुछ प्लेन होगा लेटेस्ट से, ऐसा है मेरे पास कोई प्लेन है जो x को -4 डिस्टेंस में कट कर रहा है, y को कितने में कर रहा है 2 डिस्टेंस में कट कर रहा है, और z को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कर रहा है 3 डिस्टेंस पे कट कर रहा है। मुझे इस इक्वेशन का प्लेन लिखना है यार। अगर इक्वेशन का प्लेन अगर कभी मुझे अभी जस्ट पढ़ गया, अगर कोई प्लेन अगर कोऑर्डिनेट मींस कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक नया वर्ड क्या था कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेट फॉर एक्स वाई जेड। मेरे पास अगर कोई प्लेन अगर किसी एक्स वाई जेड एक्सिस को इंटरसेक्टिंग कर रहा होगा कुछ लेंथ अगर मेरे पास गिवन हो, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो किसे दिया जाता है x/a + y/b + z/c = 1, x/a + y/b + z/c = 1। बिल्कुल सही यार, नहीं समझे मैं ये बोल रहा हूँ। अगर कोई प्लेन, ध्यान से समझना इस बात को, अगर कोई प्लेन है बेसिकली अगर वो सिंपली एक्स वाई जेड को अगर इंटरसेप्ट कर रहा हो कुछ लेंथ में, अगर इन दैट केस अगर मुझे इस लेंथ अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली किससे दिया जाता है x/a + y/b + z/c = 1 से दिया जाता है। नहीं समझ में मैं ये बोल रहा हूँ। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। देखो इंटरसेप्टिंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्टिंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास प्लेन है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कर मींस कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितना कट रहा है -4, वाई को कितना 2 और जेड को कितना कर रहा है 3 कट कर रहा है। मींस एक्स को -4, जेड वाई को 2 और जेड को 3 कट कर रहा है। इन दैट केस मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना है यार। कैसे प्लेन का इक्वेशन देगा मींस यहाँ से मुझे पता है ए को कितने कट कर रहा है -4 से कट कर रहा है, बी को मुझे कितना कट कर रहा है बेसिकली, और जो जेड एक्सिस है उसको कितना कट कर रहा है बेसिकली 3। नहीं ये एबीसी कैसे लिख दिया तूने, देख मैं ये बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई प्लेन, ध्यान से मना एकदम आराम से समझ में आएगा। मेरे पास कोई प्लेन है जो कि क्या कर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है -4, वाई एक्सिस को कितना इंटरसेप्ट कर रहा है मींस इंटरसेप्ट मींस कट कर रहा है कितना 2 से, देन जेड एक्सिस को कितना कट कर रहा है बेसिकली 3 से कट कर रहा है। मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना। अगर कोई प्लेन मेरे को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में कभी कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हो सकता है या फिर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड गिवन हो सकता है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेट फॉर एक्स वाई जेड, अगर कोई प्लेन अगर एक्स एक्सिस को कुछ कट कर रहा है -4 या वाई को कितना कट कर रहा है 2 और जेड को कितना कट कर रहा है 3 से कट कर रहा है, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो किसे दिया जाता है x/a + y/b + z/c = 1 से दिया जाता है। अब ये x को कितना कट कर रहा है -4 कट कर रहा है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे लिखा x को अगर कट करेगा तो डिनोट किसे करेंगे a से। x को कितना कट रहा है -4, a का वैल्यू -4। अगर y को कट कर रहा होगा तो डिनोट किसे करेंगे b से, तो सिंपली b से, और c का वैल्यू कितना होगा 3, सिंपली यहाँ पे पुट कर दो x/a की जगह -4, y b की जगह 2 + z c की जगह 3 = 1। खत्म कहानी, दैट्स इट, बन गया तुम्हारा इक्वेशन। अब सिंपली अगर इसके आगे भी अगर सॉल्व करना हो तो एलसीएम वगैरह लो सॉल्व कर दो, बस मेरा काम तो यहीं तक था, बस कहानी खत्म। नहीं समझ में मैं ये बताना यहाँ पे चाह रहा था। एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का एक फॉर्मुला लिखा, उसके अंदर पुट क्या वैल्यू आ जाएगा, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन होता है सिंपली इसका। अगर कोई बोले कि अगर ये जनरली क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, बट फिर भी हमें इन जनरल पता नहीं क्या पता कुछ आ जाए। वैसे भी सिलेबस इतना रिड्यूस हो चुका है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए हमें कोई गारंटी नहीं, इसलिए हमें ध्यान से एक एक पॉइंट को हमें पढ़ना है। अगर कोई मेरे पास प्लेन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस को अगर कट कर रहा होगा, वहाँ पे हमें एक्सिस ना देके हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दे सकता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेट फॉर एक्स वाई जेड, अगर 2D हो तो एक्स वाई और 3D हो तो एक्स वाई जेड। अगर कोई प्लेन किसी एक्स वाई जेड एक्सिस को कट कर रहा होगा और मुझे सिंपली उसका लेंथ गिवन होगा -4 2 3 मुझे गिवन, और इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना तो किसे दिया जाता है x/a + y/b + z/c = 1 से दिया जाता है। एक्स एक्सिस पर जितना भी कट कर रहा होगा उससे हम किससे डिनोट करते हैं a से, वाई एक्सिस पर कितना कट कर रहा होगा उससे किसे हम डिनोट करते हैं b से, और जेड एक्सिस पर कितना कट कर रहा होगा उससे किसे डिनोट करते हैं हम c से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपली यहाँ पर फॉर्मुले के अंदर पुट कर दिया, दैट्स इट, काम नहीं बढ़ गया। अगर इसके आगे भी अगर मन करे सॉल्व करना है जनरली कर लेना सिंपली। अब मुझे क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, -4 2 3 के एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल आता है यार मुझे। -4 2 3 के एलसीएम लूंगा, लिख रहा हूं यहाँ पे एलसीएम ऑफ -4 2 and 3। बस मेरा काम यहीं पे था, फॉर्मुला पुट किया, बस कहानी खत्म। एबीसी किसको इंडिकेट करता है समझ में आ गया। अगर एक्सिस को कट कर रहा होगा तो हम ए से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा तो मैं बी से डिनोट करूंगा, और जेड एक्सिस को कट कर रहा होगा तो मैं सिंपली किससे डिनोट करूंगा सी से डिनोट करूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग क्या होता है एक्स वाई जेड ही होता है सिंपली। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कभी भी अगर कभी एक्सिस दे देगा या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का भी डायरेक्टली वही मीनिंग होता है एक्स वाई जेड। तो एलसीएम ऑफ -4 2 3 लेंगे तो कितना होगा करके दिखाता हूँ। -4 2 3 के अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस गया बाढ़ में, ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया 3 तो एज इट इज रहा, ये अगेन 2 से गया टुडक, ये मेरे पास 3 से कितना हो गया 12। तो मेरा एलसीएम कितना है 12 है। तो सिंपली अगर मैं करूँ x -4 इंटू कितना हो गया 3 इंटू 3 4 3 कितना होता है 12, y डिवाइड बाई 2 2 इंटू 2 के टेबल में से 12 कब आता है 2 इंटू 6, एलसीएम लेना तो आता है ना, और सिंपली z, और मुझे यहाँ पे c की वैल्यू कितना है 3 के टेबल में 12 कितना आता है 4 टाइम्स, टोटल इक्वल्स टू 1। मैं इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो गया मेरे पास 3x कौन लगाएगा, तो ये हो गया बेसिकली मेरे पास -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं यार, -4 इंटू यहाँ पे 3 कितना यहाँ पे जाएगा माइनस हो गया, कितना हो गया -3x, ये कितना हो गया 6y, ये कितना हो गया 4z डिवाइड बाई कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया -12। नहीं एलसीएम में हमें नेगेटिव को नहीं लेना होता है क्या यार, मैं भी एलसीएम को हमें नेगेटिव नहीं लेना था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ गया 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया मेरे पास -3x + 6y
प्लस 4z इक्वल टू कितना होगा 12। फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। आई होप सो दिखाई दे रहा, अरे यार दिखाई दिया या फिर नहीं दिया पता नहीं। अगर दिखाई दी तो वैलेंट गुड, नहीं दिखाई दी तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, -4 2 3 के एलसीएम लिया, माइनस गया बाहर में, एलसीएम के अंदर -4 काउंट नहीं करते। देन एलसीएम जैसे मैंने लिया जो भी है मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आ गया मेरे पास आंसर। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर कभी भी कोई प्लेन, अगर किसी, देखो यहाँ पे मुझे बस इतना सिखाना था, अगर कोई प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट करोगे, मींस इंटरसेप्ट इंडिकेट फॉर कट कर रहा होगा कुछ लेंथ पे, मींस अगर एक्स को कुछ लेंथ पे, वाई को कुछ लेंथ पे और जेड को कुछ लेंथ पे अगर कट कर रहा होगा, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन देना हो तो सिंपली किससे दिया जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 से दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जल्दी एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे। क्या अगर तुम्हें सिंपली इक्वेशन दे देगा, ठीक है, मान लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया अगर, तो ठीक है, नहीं है तो तब तो कोई बात है। अगर तुम्हें सिंपली क्या करेगा, इक्वेशन दे देगा और बोले रिड्यूस इन द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे देखना क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैसा क्वेश्चन अगर आगे इंटरसेप्ट अगर मेरे पास दे दे लेंथ तो हम कैसे करेंगे, वो हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं एक नेक्स्ट लेवल का इस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस नेक्स्ट टाइप का हमें दे देगा रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ही 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 12 टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एक सेकंड फोकस हो जा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमें दे दिया। ठीक है, हमें ये इक्वेशन देखिए, हमें बोला जा रहा है इस इक्वेशन को मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। यार इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में सीधा सीधा इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मुझे सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यार इस फॉर्म में तो ये इक्वेशन गिवन नहीं। यार इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाए, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि हमें इक्वेशन देके बोले कि इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हमें रिड्यूस करना है, सबसे पहले सीधे सीधे दिमाग में क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 3D के लिए जेड, अगर 2D होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को मुझे रिड्यूस करना है किसके अंदर, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो कैसे करेंगे, सिंपली देखो ये मेरे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ये इक्वेशन क्या इसकी तरह दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं यार, ये तो 1% भी दोनों मिल नहीं रहा। अब मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूँ, सिंपली कुछ नहीं करना, देखो 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू हमें 12 गिवन है, नो डाउट ये क्लियर है। मैं एक बार इसको स्केच ठीक से लिख देता हूँ, ये गिवन है। मुझे सिंपली यहाँ पे चाहिए 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिंपली जो भी यहाँ पे टर्म गिवन हो पूरे को डिवाइड कर दो, डिवाइड 12 बाय होल इक्वेशन। तो सिंपली कितना हो गया ये 2x डिवाइड बाय 12 प्लस 3y डिवाइड बाय 12 माइनस 4z डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 12। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 6 x अपॉन 6, ये हो गया 4 y अपॉन 4, ये हो गया 3 माइनस कितना हो गया, सॉरी z अपॉन कितना हो गया 3 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया 1। क्या ये x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी के टर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस। अब इस माइनस को क्या करूँ, मैंने सिंपली क्या करूँगा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 4, अगर कभी भी बीच में माइनस आ जाए ना सिंपली यहाँ पे प्लस लगाओ, जेड जो भी नीचे वाला टर्म उसको माइनस चुपचाप से पकड़ा दो। लो ये भैया तेरा फाइनल इक्वेशन तैयार। नहीं समझ में आया, अगर मुझे सिंपली कभी भी अगर मेरे पास माइनस प्रेजेंट हो, देखो मैं ये सब लिखा नहीं रहा हूँ, समझने वाली चीज़ है कि अगर कभी भी मेरे पास यहाँ पे माइनस, अगर मैं देखो अगर मुझे कभी भी इक्वेशन देके बोले कि इसे रिड्यूस कर इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, तो सिंपली देखो डिस्टर्बेंस अब स्टार्ट हो चुका है, तो डिस्टर्बेंस को या भाड़ में अब हमें यहाँ पे फोकस करना है। अगर मुझे कभी भी इक्वेशन देके बोले कि रिड्यूस कर इसके अंदर किसके अंदर, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हम इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 से दिया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है। तो मुझे यार ये इक्वेशन देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये दोनों मैच करे, बिल्कुल भी। अब इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाए, सिंपली जो भी यहाँ पे टर्म गिवन हो ना, जो भी यहाँ पे टर्म सिंपली इसको पूरे से डिवाइड कर दो। सिंपली क्या हो गया ये 2x डिवाइड बाय 12 प्लस हमें सिंपली यहाँ पे 1 चाहिए। अब यार यहाँ पे 1 चाहिए तो 12, यहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन गिवन है, अब मन में आना चाहिए क्वेश्चन किया 12 से इसने क्यों डिवाइड किया, तो मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y, रटना नहीं है हमें, इक्वल टू 12। अब इक्वेशन मन में ये इस क्वेश्चन होना चाहिए इसने 12 को इस पूरे से क्यों डिवाइड किया, मैंने 12 को इसलिए डिवाइड किया ताकि मुझे यहाँ पे 1 मिल जाए, जो कि इसके हम तो 1 को लाने के लिए, यहाँ 1 को लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसके नीचे के सेम टर्म से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। और हमें मैथ्स क्या बोलता है, जो यहाँ पे करा तुझे राइट हैंड साइड लेफ्ट दोनों साइड सेम टू सेम करना पड़ता है। तो 12 को जैसे मैं डिवाइड करूंगा यहाँ 1 आ गया और मेरे पास इस टाइम में कन्वर्ट हो गया। अगर मान लें ऐसा कुछ क्वेश्चन होता 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1 दे देता, अब मैं बोलूँ रिड्यूस इन कार्टेशियन फॉर्म। यार कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कैसे रिड्यूस किया जाए, अब देख सिंपल सी बात मुझे पता है, थोड़ा सा ये क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको मारो गोली, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये थोड़ा सा हायर लेवल का हो गया, इसलिए सिंपल सा हमें ये फोकस करना है। अगर मेरे पास कभी भी बोले कि अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मुझे कन्वर्ट कर, सॉरी मुझे बोले इक्वेशन देके मुझे बोले इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर इक्वेशन को, तो हमें सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो भी यहाँ पे मेरे पास टर्म गिवन हो सिंपली क्या करना, उसको डिवाइड कर देना है पूरे से। मेरे पास क्यों डिवाइड करूँगा, पूरे से क्यों डिवाइड करूँगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। 1 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी यहाँ पे टर्म होगा सिंपली मुझे क्या करना है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 12 डिवाइड बाय 12 करूँगा तो 1 आ गया। बाकी मुझे मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या होता है, जो तू LHS में कर रहा है वो तुझे RHS में भी करना पड़ता है। यहाँ 12 से डिवाइड किया तो उस पूरे इक्वेशन को भी 12 से डिवाइड करूँगा, इक्वेशन मेरे पास बनकर तैयार हो गया। समझ में आ गया। तो अब मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क, अगर मान लो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होता 4x प्लस
3y माइनस 6z माइनस 12 इक्वल्स 0 ऐसा देता है क्वेश्चन और बोलता है कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो कन्वर्ट कैसे करो इंटरसेप्ट फॉर्म में, यहाँ पे तो 0 गिवन है, सिंपली कुछ नहीं करना, अगर एक्स वाई जेड के अलावा यहाँ पे कुछ भी फालतू टर्म मिल जाए सिंपली उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ये हो गया 4x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल्स टू 12 हो गया। अब तो कर सकते हो ना इजीली। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब जो भी यहाँ पे मेरे पास टर्म गिवन है सिंपली इसको अगर मैं पूरे इक्वेशन से डिवाइड अगर 12 डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे हमेशा देखना, अगर कभी भी क्वेश्चन अगर मुझे बोला जाए कि रिड्यूस करना है किसके अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हमें इसको रिड्यूस करना, तो सिंपली देखना अगर यहाँ पे कोई भी फालतू टर्म आ गया जैसे एक्स वाई जेड के अलावा कुछ भी जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सिंपली क्या करना है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, जो भी नंबर बचा उसका तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप तो समझ में आएगा कि इंटरसेप्ट हम कैसे काट, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दे दे और मुझे बोले कि इसके अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर तो हम कैसे किया जाता है वो हमें समझ में आएगा। अब मैं इसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन फोर्स। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है बट हमें रटना नहीं, हमें समझना है चीज़ों को। अगर मेरे पास कभी इस फॉर्म में अगर गिवन हो तब तो ठीक है डायरेक्टली करूँगा, अगर मेरे को इस फॉर्म में नहीं गिवन तो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन किया तो सिंपली क्या करूँ राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट करूँगा तो फिर जो भी अब तो मेरे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर 12 होगा, 12 को यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए अगर यहाँ पे लेटर से 10 होता, अगर मुझे यहाँ पे 10 है 10 की जगह मुझे यहाँ पे क्या चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 चाहिए। सर 1 कैसे आएगा, अगर मैं इस 10 को नीचे अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा तो सिंपली क्या होगा 1 हो गया, 1 मिल गया और बाकी सबके अंदर भी मुझे मैथ्स में क्या होता है 10 से डिवाइड करना पड़ता है, फिर इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। फिर वो क्या होगा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन को मैं लूँ ऐसे 4x प्लस 3y माइनस 6z और मैंने से माइनस 10 इक्वल टू 0 लिया, मैंने बोला इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर कन्वर्ट दिस इन इंटरसेप्ट फॉर्म IF लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, सिंपली मेरे को पता है कि जो भी यहाँ पे एक्स वाई जेड के अलावा फालतू टर्म बचा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा। ये कितना हो गया 4x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू कितना हो गया 10। अब मुझे यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 तो है नहीं तो मैं सिंपली 1 लाने के लिए क्या करूँगा डिवाइड बाय 10। जैसे मैं 10 को पूरे इक्वेशन से डिवाइड करूँ क्या हो गया 4x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 माइनस 6z अपॉन 10 इक्वल टू कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 10। तो ये निपट गया 1 हो गया। अब बेसिकली अब 4 और 10 यार 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं। अब तो यार मैं समस्या में पड़ गया, मैंने बोला कुछ मत कर सिंपली इसको काटा खुटी कर 2 2 जा 2 5 जा, क्या इसको और कट कर सकता है बिल्कुल नहीं यार। अब तो 2 5 के टेबल में आता है, अब तो समस्या हो गया, मतलब कुछ समस्या नहीं हो। सिंपली क्या कर x लिख इस 2 को नीचे लिख 2 डिवाइड बाय 5 कर दे दैट्स इट। प्लस ये 3 के टेबल में 10 आता है नहीं आता, सिंपली y लिख 10 ये 3 इसको 10 के नीचे डिवाइड कर दे 10 डिवाइड बाय 3 और देन क्या 6 के टेबल में क्या z आता है बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस तो लगाना पड़ेगा, सिंपली z लगाया और यहाँ पे कितना 10 डिवाइड बाय कितना कर 6 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया 5 डिवाइड बाय कितना होगा 2 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कोई टर्म डिवाइड नहीं हो रहा सिंपली क्या अगर उसके नीचे भेज दे अपने आप काम नहीं पड़ जाएगा। ये समझ में आ गया। तो वही है मैंने यहाँ पे एक चीज सिखा दिया कि अगर मान लो कोई टेबल ऐसा टेबल आ जाए जो एक्जैक्टली से डिवाइड ना हो, सिंपली क्या करना है जो भी यहाँ पे नंबर लास्ट में बचे सिंपली क्या करना है इसको नीचे इसको डिवाइड कर दें दैट्स इट। ये मेरे पास फाइनली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ये देख लिया हमने। अब मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज intercept on the x y z axis are 2, -3, 5, 4। ठीक है अगर इंग्लिश थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो अरेंज कर लेना। देन मेरे पास दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ IF। पहला इक्वेशन दे रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन लेटर से दे रहा हूँ क्या दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जाए फिर सिंपल सा दूँ तो चलो सिंपल सा देते हैं 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन है, सिंपली क्या करना है इसको सॉल्व करना है। आई होप तो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन देख लिया कि यार इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन रियलिटी में होता है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये हमें समझ में आ गया। हमने पे फोकस करना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया वो हमने अच्छे से देख लिया। इंटरसेप्ट का डायरेक्ट इसको समराइज करूँ, इंटरसेप्ट का डायरेक्टली मीनिंग होता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में कितना कितना कट कर रहा होगा, सिंपली हम उससे क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर मुझे कोई प्लेन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस पे कट कर रहा होगा तो सिंपली एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रहा होगा तो ए से डिनोट करते हैं, अगर वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा तो मैं सिंपली बी से डिनोट करता हूँ, अगर जेड एक्सिस पर अगर कट कर रहा होगा तो सिंपली हम किसी डिनोट करते हैं सी से डिनोट किया जाता है। ये पॉइंट हमें क्लियर होगा। अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली किसी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 से दिया जाता है। ठीक है ये होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि रियलिटी में होता है कि इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई प्लेन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मीनिंग होता है, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात बताया। कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्टली हमें ये मीनिंग होता है एक्स वाई जेड एक्सिस को दूसरा नाम क्या होता है, एक्सिस को हम ना बोल के हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कभी कभी हम शो ऑफ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ना अपना मेन मुद्दा है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप सो क्लियर हो गया कि इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हमें एक का मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है